आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी को दिख रहा होगा। एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों चलिए, नया आज नया चैप्टर है, नई क्लास है, चीज़ों को एक बार और स्टार्टिंग से करते हैं। और स्टार्टिंग से कहने का क्या मतलब है, हमने एंशंट का जो पार्ट है वो देखा था, उसी के साथ ही साथ जितने भी डाउट्स उभर करके आए थे सारी चीज़ों को करवाया था। अब हम घुस रहे हैं मेडिवल की तरफ। मेडिवल कहने का क्या मतलब है दोस्तों, नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मध्यकालीन भारत के बारे में बातें कर रहा है। सेम जिस प्रकार मैंने एंशंट में चीज़ें करवाई थी उसी प्रकार यहाँ पर भी करवाऊँगा। टाइमलाइन मेरा फेवरेट है इसलिए मैं उस पर बातें करूँगा। लेकिन मेडिवल में एक प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें लिमिटेड हैं। लिमिटेड कहने का क्या मतलब है, हमारे पास सिर्फ 1000 साल तक की ही बातें करवाई गई हैं। कोई कोई कहता है या फिर कहीं कहीं किताबों में ये 700 लिखा है, कहीं कहीं 800 लिखा है। लेकिन अपने याद करने के हिसाब से जो आप लोगों को लिखना ज़्यादा सही रहेगा वो 750 एडी से लेकर के 1750 एडी तक की बातें आप लोग करिएगा। उसी के साथ ही साथ 1000 या फिर 1206 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, इसमें हमारे राजपूतों का टाइम था, या फिर आप लोगों को मैंने एक साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में भी करवाया था कि कैसे कन्नौज की चढ़ाई चल रही थी इस टाइम पर। उसी के साथ ही साथ जो टाइम फ्रेम उभर करके आता है अगला, वो आपका जो मुगल का टाइम फ्रेम आया करता है 1526 से लेकर के 1750 एडी। सिर्फ हमारे पास जो 4 टाइम है या फिर 5 टाइम जो डेट दे रखे हैं, इसमें हमारा जो मेडिवल है, मध्यकालीन भारत है, ये समा जाता है। हमें अब करना क्या है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब चीज़ों को थोड़ी गहराई में पढ़ेंगे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट बहुत ज़्यादा बार हो रहा था। और इवन ये था, एंशंट करवाने का मेरा यही मकसद था कि चीज़ों को बार बार करवा दूँ जिस हिसाब से चीज़ें वहीं पर ही अच्छी लगे। लेकिन मेडिवल का क्या है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एक तो मेडिवल के बारे में अगर बातें करूँ तो क्वेश्चन जो आते हैं काफ़ी कम आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उसका जो आंसर है ना दोस्तों, काफ़ी रेलिवेंट लिखना पड़ता है। और इसी हिसाब से जो हमारे यूपीएससी अखाड़ा का जो एक मोटो है वो है रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड। जिस हिसाब से हम चीज़ों को आगे लेकर के जा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि चीज़ें रेलिवेंट भी है, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ें हैं। और मेरे द्वारा जो लिमिटेशन की जो चीज़ें बातें होती रहती हैं वो आप लोगों का सिंप्लीफाइड काम करवाता है। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास राइटर उभर करके आए थे। उन्होंने क्या लिखा था कि जो हमारा इंडियन हिस्ट्री हुआ करता था, याद रखिएगा दोस्तों, वो जो राइटर हुआ करता था, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स द्वारा ही लिखा गया था। तो जो वो राइटर हुआ करता था उसने क्या लिखा कि जो हमारा एंशियंट टाइम हुआ करता था उसको हिंदू का एरा बताया है, मेडिवल टाइम हुआ करता था उसको मुस्लिम का जो टाइम फ्रेम है वो बताया है, और जो मॉडर्न टाइम फ्रेम है उसको उन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से चीज़ें अपनाई हैं या फिर चीज़ों को बांटा है। यूपीएससी 2016 का सवाल है दोस्तों आप लोगों के सामने यही, कि क्या हम लोग हिस्ट्री को, पूरे हिस्ट्री का ये सवाल है कि क्या हम लोग हिस्ट्री को अगर मान करके चलिए रिलीजन के हिसाब से तोड़ते हैं या फिर बांटते हैं, तो क्या उस पर एक कमेंट करिए, सही है या गलत वो अपने हिसाब से लिखिए। तो इसका साथ साथ देखिए, मैं चीज़ों को प्रीलिम्स के हिसाब से तो करवाता ही हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद ये रहता है दोस्तों कि चीज़ें आप लोगों को मेंस के हिसाब से भी काम आए, और हर एक एग्ज़ाम में देखा क्या जाता है, यही सारी चीज़ें उभर करके पूछी जाती है दोस्तों। तो रिलीजन के हिसाब से अगर बांटते हैं तो मेरे हिसाब से ये गलत है। गलत क्यों है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, एंशंट में भी हमारे जो हिंदू के अलावा बाकी ग्रीक्स आए थे, रोमन्स आए थे, उसी के साथ ही साथ वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म की भी बातें की गई थी। याद होगा संत थॉमस हमारे आया करते थे किसी एक राजा के कोर्ट में। तो यहाँ पर हर एक युग में या फिर हर एक काल में ये देखा गया था दोस्तों कि जितने भी रिलीजन की बातें होती हैं, चाहे वो हिंदू के बारे में हो, क्रिश्चियन के बारे में हो, सारी चीज़ें हर एक फेज़ में हमारे सामने दिखी गई थी। तो जाति के हिसाब से किसी भी एज को बांटना, वो उस जाति को दूसरी जाति को काफ़ी बुरा या फिर ठेस पहुंचा सकता है। और हमें समाज में करना क्या है दोस्तों, सोसाइटी को इस हिसाब से बांट के रखना है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहें और आराम से चलती रहे। तो ये एक क्वेश्चन था, डिस्कस करना था, क्योंकि चीज़ें स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेंस का भी क्वेश्चन है या फिर बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं वो कोई भी मेरे से छूट ना जाए।
तो ठीक है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा, माइक ऑन करके तुरंत मुझे से उसी टाइम पूछते जाइएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आप लोग एक रनिंग नोट्स के तौर पर चीज़ों को लिखते जा रहे होंगे, और अगर नहीं भी लिख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आप तक पहुँच जाएंगे। अब मैं बातें करता हूँ मेडिवल इंडिया की, यानी मध्यकालीन भारत की। एंशंट में हमारी जितनी भी सारी चीज़ें हुई थी उसको अभी दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि भूल जाइए, बस ये है कि चीज़ें यहाँ पर जो पढ़ेंगे, हल्का सा जो इसका तरीका होगा वो अलग होगा। चीज़ें इसमें होता क्या है, लोगों को मेडिवल से डर क्यों लगता है, पहली बात तो मैं ये बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर नाम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर डेट्स बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल हिस्ट्री में भी डर इसी सारी चीज़ों का है। थोड़ा सा इंट्रो मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज हमारी क्लास में कोई मतलब कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं, उन लोगों के लिए ही। तो मेडिवल की भी अगर मैं बातें करूँ तो लोग क्या करते हैं, जिन्हें नाम से डर लगता है या फिर डेट से डर लगता है, इन पे सबसे पहला मैं काम करवाता हूँ दोस्तों। जितने नाम होते हैं, जितने डेट्स होते हैं, इससे बाहर एक भी नाम और डेट आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। एग्जाम में अगर अननोन नाम उभर करके आता है शासक को लेकर के या फिर डेट को लेकर के, तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, मुझे आकर के बताइएगा। तो सबसे पहला अगर मैं बातें करूं, जो कि हमारा टाइम फ्रेम चला था मेडिवल इंडिया में, रनिंग नोट्स के तौर पे चीज़ों को लिखते जाइए, नहीं मन कर रहा है तो आंख बंद करके सुनते जाइए, कहानी की तरह हिस्ट्री पढ़ाता हूं और आप लोगों को याद ही करवा करके यहाँ से जाता हूँ। तो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक हमारे एंशिएंट टाइम में नए लोग जो आए हैं उनके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के तो खैर आया ही हूँ, और मेरा काम ही है शॉर्ट ट्रिक पे चीज़ें करवा करके चीज़ों को सिंप्लीफाइड करना। तो शॉर्ट ट्रिक की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि क्रम पर क्वेश्चन आते हैं, कॉलम अरेंज द फॉलोइंग हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि पहले दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी आई करती थी, फिर कौन सी डायनेस्टी आई करती थी। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, पुराने लोगों को मैंने ये बताया था लेकिन आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ कि संस्कृत को बचपन में हम लोग, संस्कृत जो लैंग्वेज है या फिर कभी पर भी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में SKT लिखते हैं। क्लियर है दोस्तों। और हमें लास्ट का जो डायनेस्टी है वो पता होता है, लोधी डायनेस्टी उभर करके आई थी। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, एस लगा देना है। तो ये जो 5 डायनेस्टी हमारे पास दोस्तों उभर करके आई थी, ये हमारी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी हुआ करती थी। संस्कृत से याद रखिएगा, SKT SL से चीज़ें याद रखिएगा, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। क्लियर है। आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी ये जो दिल्ली सल्तनत पर, डायनेस्टी पर कभी भी कोई सवाल आ जाए, किसी से भी गलत नहीं होगा, इसकी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर से बता दूं, बचपन में संस्कृत को आप लोग लिखा करते थे SKT शॉर्ट फॉर्म में, कभी देखा होगा लोग SKNS भी लिखा करते थे, तो वो बकवास लोग हुआ करते थे। SKT को लिखते जाइएगा और याद करिएगा। लास्ट में हमारे पास लोधी डायनेस्टी उभर करके आई थी और बीच में हमें बस S लगा देना है, SKT SL, मतलब जो हमारा सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, कुछ हाँ स्लेव डायनेस्टी, इसे मैंने सैयद नाम दे दिया था। हाँ, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, बस। इसके अलावा किसी को भी कुछ भी याद नहीं रखना है। बाकी धीरे धीरे करके डेट बताऊंगा, राजा बताऊंगा, शासक बताऊंगा, वहाँ पर चीज़ें उभर करके आएंगी। आप लोगों को एंशिएंट में राजा शब्द सुनने में आया था काफ़ी ज़्यादा, लोग राज्य करते थे, उनका एक एम्पायर हुआ करता था। यहाँ पर आप लोगों को सुनाई देगा कि यहाँ पर शासक हुआ करते थे। मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर कुछ लोग हिंदी के भी हैं या नहीं है, एक बार मुझे ज़रा बताइएगा। अगर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो वो भी अच्छी बात है। तो अगर हिंदी के भी अगर कोई हैं तो उनके लिए यही खुशखबरी होती है मेरे लिए कि मैं बाइलिंगुअल में चीज़ों को करवाता हूँ, दोनों ही लैंग्वेज में बताता हूँ, ताकि जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़ सकें और मेरी चीज़ों को आराम से ले करके पेपर क्लियर कर सके। तो मेडिवल इंडिया में हमारे सामने जो शासक का कॉन्सेप्ट है वो उभर करके आता है। फिर उसी के साथ ही साथ आप लोग मॉडर्न इंडिया में देखिएगा तो नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बिहार, फिर धीरे धीरे करके ये जो रैंक पोस्ट है वो चेंज हुआ करता है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं दोस्तों कि समाज में, एक सोसाइटी में चेंजेस हो रही हैं, सोसाइटी में एक डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ें उभर करके आती हैं। और शायद इसी वजह से जो हमारे एक राइटर हुआ करते थे, उन्होंने चीज़ों को जाति के हिसाब से बांटना ज़्यादा अच्छा समझा है। तो चलिए दोस्तों, अब चीज़ों की शुरुआत करते हैं। आई होप इसके बीच में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट नहीं होगा। तो एक हमारा पहला डायनेस्टी आता है, याद रखिएगा, साइड में चीज़ों को मैं अगर मन करे तो लिखते जाइएगा, SKT SL, ये मैं आप लोगों को याद करने के लिए ही बता रहा हूँ।
अब हमारे सामने पहला जो डायनेस्टी उभर करके आता है वो हमारा जो डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हमारे इंडिया में, आप लोगों को मैंने एंशियंट टाइम में भी बताया था, बहुत कम ही जगह हुआ करते थे इंडिया के, 10% या फिर 15% जगह जहाँ पर स्लेव का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इंडिया में देखा क्या जाता है, कितने बड़े से बड़े शासक उभर करके आए थे, उन लोगों ने स्लेव को एबॉलिश किया था। स्लेव को ये कहा था कि नहीं यार, अगर किसी का कोई अगर स्लेव है तो ये मान करके चलिए हम उस पर कोई जुल्म वगैरह नहीं करेंगे, यानी जो कि आपने अशोक धम्मा में देखा था, उन्होंने इसकी बातें भी करी थी। तो स्लेव के कॉन्सेप्ट में क्या देखा जाता है दोस्तों, इंडिया में स्लेव डायनेस्टी आने का मतलब क्या है, यहाँ पर लोगों को अब बंदी बनाया जाने की शुरुआत हो चुकी थी। स्लेव डायनेस्टी के नाम के बारे में बातें करूँ तो इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, और हिंदी में इसको इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, 3 नाम आप लोगों के सामने उभर करके आया। प्रीलिम्स का सवाल एक आप लोगों का टच यहीं से हो गया कि इसके अलग नाम बताइए, या फिर आपका किसी भी स्टेट पीसीएस में ये सारे सवाल आते ही आते हैं। किस तरह से कल मैंने बीपीएससी का सवाल आप लोगों को दिखाया था और आप लोगों की हंसी छूट गई थी कि सर ऐसे सवाल आते हैं बीपीएससी में। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके डेट और टाइम फ्रेम की अगर मैं बातें करूं तो ये 1205 से लेकर के 1205 या 1206 से लेकर के जो हमारा 90 तक का दशक है, 1290 तक एडी तक की जो चीज़ें हैं वो स्लेव डायनेस्टी में आती हैं। अब इसमें क्या देखा जाता है दोस्तों, इसका नाम ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा अगर ममलूक से हो, या फिर इलबारी भी कहते हैं। हिंदी में इलबारी कुछ इस तरह से लिखते हैं, आप लोगों को अगर हिंदी आती होगी तो मैं आप लोगों को बताना अच्छा समझूंगा। ऐसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं इलबारी। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, इवन मैं भी इंग्लिश मीडियम का ही बच्चा हूँ, तो हम लोगों का ना इंग्लिश अच्छा हो पाया ना हिंदी अच्छी हो पाई है, ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन ही कुछ इस प्रकार ही है। तो चलिए चीज़ों को अब हटाते हैं। तो 1206 से लेकर के हमारा 1290 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो इलबारी राजवंश का हुआ करता था, यानी ममलूक डायनेस्टी का या फिर स्लेव डायनेस्टी की बातें की जाती थी। इसके पहले मैंने एक चीज़ आप लोगों को नहीं करवाया, सीधा स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, यानी कि जो हमारा टर्की से लोग आया करते थे, वो चाहे आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गजनी हुआ करते थे, मोहम्मद गोरी हुआ करते थे, उन्होंने क्या क्या कांड किए थे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों। इसको लेकर के टेंशन ना लीजिएगा, थोड़ा आइडिया के लिए मैं आप लोगों को बता दूं। जब हमारे ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी गजनी आए थे तो वो 1000 से लेकर के 1027 तक आए थे। डेट और टाइम के लिए आप लोग लिख सकते हैं। घोरी जो आए थे हमारे पास 1175 से लेकर के 1206 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, ये इनमें आया करते थे। अभी मैं सिर्फ देखिए, मेरा जो मेन टारगेट है सिर्फ नाम को लेकर के है, सिर्फ डेट को लेकर के है। इन्होंने क्या क्या सारी चीज़ें करी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया था तो वो मैं अभी बताऊंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया था तो हमारी जब सेगमेंट खत्म होगा, नाम और डेट पर जितनी भी सारी चीज़ें होंगी मैक्सिमम आज या फिर कल तक चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ये करवाने के बाद में फिर मैं एक एक को उठाऊंगा और पकड़ पकड़ के पीटूंगा कि भैया आप लोगों ने क्या काम किया था, हमारे यूपीएससी में आ रहा है, हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अभी मैं बातें कर रहा था, तो हमने क्या देखा था, 1206 से लेकर के 1290 तक का टाइम फ्रेम हमारे सामने उभर करके आई थी। इसमें हुआ था क्या, 1206 में हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से एक राजा हुआ करता था। और बेसिकली ये राजा तो नहीं हुआ करता था, ये जो हमारे घोरी भैया हैं इनके ये स्लेव हुआ करते थे। स्लेव कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को एक चीज़ देख करके हैरानी होगी दोस्तों, एंशियंट टाइम में जितने भी, या फिर आप देख सकते हैं जितने भी हिंदू किंग हुआ करते थे, देखिए मैं जाति को लेकर के कभी कोई बातें नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप उसको नहीं समझिएगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। जितने भी हिंदू शासक या फिर हिंदू राजा हमारे पास उभर करके आए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि चाहे गुप्ता काल हो गया, मौर्यन काल हो गया, उन लोगों को, या फिर आज भी देखा क्या जाता है, उन लोगों को अपने बेटों पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, जिस वजह से जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उनके बेटे को ही बना दिया जाता है। लेकिन आप ये देख पाएंगे कि जो बाहर के लोग हुआ करते हैं, तुर्की के जो लोग आए करते हैं इंडिया में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से जब मुस्लिम का या फिर इस्लाम की चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो इन लोगों को हुआ था क्या कि हमारे जो उनके बेटे हुआ करते थे उनसे ज़्यादा विश्वास उनके स्लेव पर हुआ करता था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, स्लेव पर चीज़ें आगे बढ़ाई। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत, या फिर ममलूक डायनेस्टी, या फिर उसका
दूसरा नाम इलवारी, तीसरा नाम इलवारी राजवंश के तौर पे उभर करके आती है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। तो ऐबक के द्वारा इस टाइम में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। क्लियर है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ क्या देखा गया था कि ऐबक जो हुआ करता था वो हमारे एक तरह से ये मान सकते हैं कि दिल्ली के प्रथम शासक के तौर पर वो उभर करके आए थे। इसको ज़्यादा हौच पौच हो रहा है, मैं अगले पेज में करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ, तो एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1206 में हमारे पास ऐबक भैया आए थे और ऐबक भैया ने क्या किया था, ये हमारे पहले दिल्ली की जो स्थापना हुई थी, दिल्ली सल्तनत के पहले डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, यानी दिल्ली का जो इम्पोर्टेंस दिखाया गया था, दर्शाया गया था, उसकी शुरुआत यहीं से ही होने की शुरुआत की गई थी। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि दिल्ली के प्रथम शासक वंश की स्थापना की और उसने जो इलवारी डायनेस्टी है, इलवारी वंश है, इसी के साथ हिंदी में एक और नाम आता है दास वंश। दास कहने का मतलब खुद में ही एक स्लेव के तौर पर चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं और ये सारी चीज़ें उभर करके दिखाती है और चीज़ें दर्शाती हैं। इसके बाद हमारा 1210 का टाइम फ्रेम है दोस्तों। 1210 में हमारे पास क्या हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ये मर गया था और इसके जाने के बाद में चीज़ें उभर करके आई थी। 1211 से लेकर के हम कह सकते हैं 36 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता है। इसमें हाँ, मेडिवल में डेट को लिखते जाइएगा, आप साल 2 साल स्किप कर सकते हैं। एंशंट की तरह 200, 300, 500, 1000 साल स्किप करिएगा तो चीज़ें यहाँ पर पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1000 साल की हिस्ट्री ही मेडिवल कहलाती है। और अब आपको कहने का मतलब ये होगा कि अगर 1211 से चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो आप 1311 नहीं लिख सकते हैं, याद रखते जाइएगा। 1-2 साल ऊपर नीचे होगा, इसको 1210 लिख दीजिए, वो चीज़ें चलेंगी। लेकिन हमारे सामने इस तरह से मत करिएगा कि आप सीधा 200, 300 या 1000 साल ही खा गए। तो 1211 से लेकर के 36 तक का टाइम फ्रेम हमारे सामने उभर करके आया था। यहाँ पर इल्तुतमिश आए करते थे। अब इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, इनका जो निर्माण हुआ करता था, किस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें करी, दिल्ली को आगे बढ़ाया, चाहे आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ हमारे सामने 1236 से लेकर के 1240 तक का 4 साल का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो हमारी रजिया सुल्तान का हुआ करता था। अब रजिया सुल्तान के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, ये इल्तुतमिश की पुत्री हुआ करती थी और ये कुछ इस प्रकार हुआ करती थी कि शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन किंग ऑफ दिल्ली ऑफ दैट टाइम। तो ये चीज़ें उनके सामने उभर करके दिखाती हैं कि चीज़ें इस हिसाब से रजिया सुल्तान के बारे में चीज़ें आप लोगों को जो भी सारी उसकी चीज़ें होंगी आगे मैं बताते जाऊंगा। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारे सामने 1246 से लेकर के तकरीबन 65, देखिए डेट नाम कैसे याद होगा ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। इस बात को लेकर के टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि ये जितने नाम है, डेट है, इसको कैसे कैसे याद करें, ये है वो है, उनका भी एक शॉर्ट ट्रिक है। बस बने रहिएगा, चीज़ों को आराम से करते जाइएगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब हुआ था क्या, आप लोगों को पता होगा कि ये मुस्लिम जब चीज़ें उभर करके आई थी तो हमारे पास जब रज़िया सुल्तान का जिक्र हुआ करता था, रज़िया सुल्तान के बारे में क्या कहा जाता है, इनका जो डिक्लाइन का जो पीरियड है दोस्तों, वो उनके लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया कि एक जो वुमेन हुआ करती थी वो कभी राजा नहीं बन सकती थी। जिस हिसाब से लोगों को पसंद नहीं आया, इन्हीं के जो भाई बंधु हुआ करते थे उन लोगों ने कैसे कहानी वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें आराम से बताते जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए नाम याद रखते जाइए। चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, चीज़ों को लिमिट में डालने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो 1246 से लेकर के 65 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था ये हमारे नसीरुद्दीन भाई का हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों। ये जो नसीरुद्दीन हुआ करता था, इनका पूरा नाम हम कह सकते हैं कि सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद हुआ करता था। क्लियर, याद है दोस्तों, क्लियर है ये सारी चीज़ें। उसी के बाद ही 1265 से लेकर के हम 85 तक की चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा बलबन। बलबन के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग के तौर पे ये उभर करके आया था। और देखिएगा यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन आता है दोस्तों तो वो बलबन को टारगेट करते हैं, क्योंकि बलबन की जो नीति है, या फिर आप कह सकते हैं बलबन को हम अशोका से कंपेयर करते हैं, किसकी ज़्यादा अच्छी नीति है, कभी कभी तुगलक से भी बातें की जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बलबन के बारे में ये हम लोग जानते भी हैं कि जिनका नाम जियासुद्दीन बलबन हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुआ करते थे और चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने उभर करके आई थी। तो ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा तो तुरंत आकर के मुझे बताइएगा। इसी के साथ ही साथ हमारे सामने हुआ था क्या,
जी जी, बताइए बताइए। सर सुल्तान और इम्पेरल में अलग अलग मीनिंग है या फिर एक ही है? जैसे जिस सर हिसाब से, हाँ जिस हिसाब से कोई अगर मेरे जगह भी जवाब देना चाहता है तो वेलकम है उसका, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जिस हिसाब से हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई थी एंशंट में, हम राजा को राजा लिखते थे, राज्य लिखते थे, ये सारी चीज़ें आपने देखा था। मुस्लिम पीरियड में, मेडिवल पीरियड में वो लोग शासक के तौर पे, और आपका जो सवाल है वो शासक क्या था, वो एक बार फिर से रिपीट करिएगा। इम्पीरियल और इम्पेरल और सुल्तान दोनों सुल्तान। की अलग अलग मीनिंग है। मीनिंग एक ही है एक तरह से, मान करके चलिए। इम्पेरियल में जो चीज़ें हैं वो सारा क्वीन के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, ये हम लोग मॉडर्न टाइम फ्रेम में देखेंगे। सुल्तान की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप मेडिवल टाइम में देख करके चीज़ें आप मतलब ये मान सकते हैं। मीनिंग कुछ हद तक सेम है, लेकिन कुछ बहुत ही मेजर कॉमन माइनर डिफरेंस निकल करके इसमें आता है। पावर सेंट्रिक को लेकर के चीज़ें दर्शाती हैं कि ये एक के हाथ में होती हैं, ये मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसे अभी के लिए समझ कर के चलिए, आपकी चीज़ें कॉमन ही हमारे सामने दर्शाती हैं, दोनों एक ही तरह से नाम है, ये बस नाम अलग अलग है। क्लियर है? यस सर। हाँ, इम्पेरियल पावर्स बेसिकली कहते हैं कि एक जो राजा है, एक जो राज्य है, वहाँ पर चीज़ें किस हिसाब से एक तरह से सिस्टम के तौर पे हम चीज़ों को लेकर के चलते हैं। सुल्तान का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये सुल्तान सूरज है, सुल्तान कोई राजा है, सूरज किसी का नाम है, तो ये सुल्तान उभर करके आता है। कुछ इस हिसाब से चीज़ें ये पोस्ट के तौर पे आती हैं, और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें इम्पेरियलिज्म के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। क्लियर है अब? ओके सर। हाँ, यस सर। तो अब हमारे पास हुआ था क्या, किसी के मन में कोई सा भी डाउट होगा इसी हिसाब से पूछते जाइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बताने में। तो 65 से लेकर के 85 तक की चीज़ें हमने देखी गियासुद्दीन बलबन के बारे में। उसी के बाद ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे पास में आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही फेमस फॉरेन इन्वेजन हुआ था, यानी कि ये कह सकते हैं कि बाहर से एक वेनिस से एक इंसान आया करता थे, जो कि 1288 से लेकर के हमारे 1293 का टाइम फ्रेम हुआ करता था। आप लोगों ने मार्को पोलो का नाम सुना होगा। मार्को पोलो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, इवन काफ़ी फेमिलियर नाम भी है। तो मार्को पोलो का के बारे में क्या कहा जाता है, ये वेनिस के निवासी हुआ करते थे। अब वेनिस के निवासी हुआ करते थे, इनकी जो भारत की जो यात्रा हुआ करती थी वो इनके ही दौरान हुआ था। किनके दौरान हुआ था? हमारा दिल्ली सल्तनत में जो पहला स्लेव डायनेस्टी, इलबारी राजवंश या फिर आप ममलूक डायनेस्टी कह लीजिए, इनके ही टाइम में इनका आगमन हुआ था। जो किताबें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उन पर भी चीज़ें आएंगी, टेंशन मत लीजिएगा, बस आराम से इन सारी चीज़ों को लिखते जाइएगा। इसके बाद ही हमारा जो स्लेव डायनेस्टी है, उसमें उसके बाद हमारा जो अगला डायनेस्टी उभर करके आता है, जो हमारा संस्कृत का दूसरा शब्द के है, जिसको हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं, उसका जो टाइम फ्रेम हुआ करता है दोस्तों, 1290 से लेकर के 1320 तक की चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती हैं। अब खिलजी में बहुत कम राजा हमारे पास हुआ करते थे जो कि काफ़ी फेमस हुआ करते थे। खिलजी राजवंश की अगर मैं बातें करूं तो 1290 से लेकर के 96 तक की जो बातें हुआ करती हैं, वो जलालुद्दीन, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने इवन जो मूवी है पद्मावत वो भी देखी होगी, तो सारा का सारा जो एक मूवी है वो इसी डायनेस्टी में बेस है। इसमें हमारे राजा उभर करके आते हैं, जलालुद्दीन होते हैं, अलाउद्दीन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा जाता है, जिस प्रकार हमारे बलबन हुआ करते थे काफ़ी शक्तिशाली राजा, उसी प्रकार उससे कहीं ज़्यादा मिलिट्री बेस के हिसाब से अगर बातें करी जाएं तो खिलजी राजवंश के हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते हैं, उनके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल किंग के तौर पे उभर करके आया था, वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी ही उभर करके आया था। जिस हिसाब से इसकी पॉलिसी हुआ करती है, जिस हिसाब से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। अभी सिर्फ नाम और डेट की जितनी भी सारी कन्फ्यूज़न है वो आज के क्लास के बाद निकल जानी चाहिए, इसकी मैं पूरी उम्मीद करके लेकर के आया हूँ। तो हमारे सामने 1290 से लेकर के 1296 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, यहाँ पर जो सुल्तान है वो सुल्तान जलालुद्दीन के बारे में बातें की जाती हैं, और कुछ इस प्रकार से चीज़ें उभर करके आती हैं। उनका पूरा नाम जो उभर करके आता है वो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के नाम से हम उनको जानते हैं। यानी कि जो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के नाम से हम उनको जानते हैं, कुछ इस प्रकार उनका नाम होता है। लेकिन आप लोग जलालुद्दीन ही याद रखिए, इतना उनके बारे में उभर करके चीज़ें नहीं आती हैं। इसी के सामने हुआ था क्या,
1294 के अराउंड में ही जब इनका ही टाइम चल रहा था, तो 1294 के अराउंड में ही जो अलाउद्दीन खिलजी का जो देवगिरी हुआ करता था उस पर आगमन हुआ करता था। 1294 में उसका आगमन हुआ था। देवगिरी की बातें अगर मैं करूं, इसी के साथ ही साथ इनके आने के बाद में 1296 से लेकर के 1316 तक की बातें करते हैं हम लोग, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की बातें हो रही हैं। और किस प्रकार उन्होंने गुजरात में अटैक करा, किस प्रकार उन्होंने रणथंभौर में अटैक करा, किस प्रकार उन्होंने चित्तौड़ पर, ये सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे किस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है और किस हिसाब से जो हमारा यूपीएससी का पैटर्न है वो खिलजी के ऊपर या फिर अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर इसकी मिलिट्री पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करती है और इसी हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी करवाऊँगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसी के साथ ही हमारा अगला जो राजा उभर करके आता है 1316 से लेकर के हम ये लगा सकते हैं 1320 तक का जो टाइम हुआ करता है, वहाँ पे जो शाहबुद्दीन के नाम से, शाहबुद्दीन उमर के नाम से एक राजा उभर करके आता है। ये इसका जो टाइम है वो आप दर्शा सकते हैं कि कुतुबुद्दीन शाह के बारे में बातें हो रही हैं और नसरुद्दीन खुसरो का जो शासनकाल चलता आ रहा है और उसी के साथ ही साथ जो हमारा खिलजी डायनेस्टी की जो बातें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ तक जो दो ही राजा उभर करके आते हैं और दो में ये कह सकते हैं कि जो बीच का राजा है या फिर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने उभर करके आता है। अगला हमारा जो डायनेस्टी उभर करके आता है वो तुगलक डायनेस्टी उभर करके आता है। अब तुगलक डायनेस्टी के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। जो डेट और टाइम की बातें की गई हैं 1320 से लेकर के 1414 तक की बातें की गई हैं। यहाँ पर जो राजा उभर करके आया है उसका नाम कुछ इस प्रकार हुआ करता था कि 1320 से लेकर के 25 तक की जो बातें की जाती हैं वो हमारे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो इनके फाउंडर हुआ करते थे वो हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, इनका दूसरा नाम आप लोग जानते होंगे गाजी मलिक भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, गाजी मलिक के नाम से भी ये जाने जाते हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इसी के साथ ही साथ जो इनका अभियान चला था वो दक्षिण अभियान, साउथ में भी ये गए थे, किस हिसाब से इनका अभियान चला था लड़ाई वगैरह को लेकर के, वो चीज़ों की स्थापना करते जा रहे थे। उसी के साथ ही साथ अगला हमारे पास जो चीज़ें उभर करके आई थी वो 1325 से लेकर के आप लोग आइडिया लगा सकते हैं 50 या फिर 51 तक की बातें हमारे सामने देखी गई है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से एक राजा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और क्यों फेमस है दोस्तों आप लोगों को पता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा राजा हुआ करता था, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि कुछ क्या करता था इसको खुद नहीं पता था, दिमाग कहाँ था दिल कहाँ था, ये अजीब ही राजा हुआ करता था। लेकिन इसके जो फैसले थे आर्ट एंड कल्चर पर जो बातें हुआ करती थी, चाहे जो तुगलकाबाद फोर्ट है या फिर जितनी सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से इनको हम नहीं छोड़ सकते। इन्होंने क्या किया था, एक बेवकूफ़ी का काम किया था जिस हिसाब से इनका डिक्लाइन हुआ था। इन्होंने जो अपना कैपिटल है ना उसको बदल दिया था, कैपिटल दिल्ली से उठा करके इन्होंने दौलताबाद कर दिया था। और यही देखा क्या जाता है दोस्तों, मैंने एंशेंट में आप लोगों को करवाया था कि रिसोर्स हो करके भी अगर कोई दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो वो बेवकूफ़ी का ही काम कर रहा है। और यही इसके जो डिक्लाइन का सबसे बड़ा जो कारण हुआ करता था वो कुछ इसी हिसाब से यहाँ पर दर्शाती हैं चीज़ें। इसी के साथ ही साथ हमारे सामने अगला जो डेट आता है 1388 से लेकर के आप ये आइडिया लगा सकते हैं, अभी लास्ट डेट मैंने लिखा था 1351, हाँ 51 तक की बातें उभर करके आती हैं। तो 1351 से लेकर के आप 88 तक की बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राजा उभर करके आया था वो फिरोज तुगलक आया था। याद है दोस्तों, क्लियर है? कोई सारी चीज़ें दिक्कत हो रही होंगी तुरंत बताते जाइएगा। तो सुल्तान फिरोज तुगलक के नाम से हमारा एक शासक उभर करके आया था। इसी के साथ ही साथ हम देख सकते हैं 1388 से लेकर के 1414 तक हमारे सामने जो चीज़ें उभर करके आई थी वो जो हम लेटर फेज़ के बारे में बातें करते हैं, जो डिक्लाइनेशन के बारे में बातें होती हैं वो यहीं से ही होने की शुरुआत हो जाती है। इतिहास गवाह है दोस्तों, इवन आज के भी टाइम में देखिए, अगर किसी के पापा अगर बहुत बड़े इंसान है तो बेटा उसका काफ़ी कमज़ोर उभर करके आता है। पापा के बारे में अगर बातें करी जाए, वो अगर पॉलिटिशियन होते हैं, बिजनेसमैन होता है, तो उनका जो बेटा हुआ करता है वो कुछ नहीं करता है, बस ऐसे बैठा रहता है। लेकिन यही सारी चीज़ें हमारी पहले से भी चलती आ रही हैं कि अगर मान करके चलिए जो हमारे बलबन हुआ करते थे या फिर
फिरोज शाह तुगलक, फिर जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, या फिर इवन एंशियंट टाइम में भी जाइए दोस्तों, जितने भी पावरफुल किंग हमारे पास उभर करके आए हैं, चाहे अशोक के बारे में बातें की जाए, चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, किसी के भी बारे में उठा करके देख लीजिए, उतना पावरफुल जो उसका बेटा है वो नहीं हुआ करता था। एक बातें करते हैं औरंगजेब के बारे में तो चीज़ें यहाँ से उल्टी हो जाती है। औरंगजेब के बारे में बातें क्या की जाती है दोस्तों, मानते हैं कि जो औरंगजेब है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा उभर करके आया था हमारे मुगल डायनेस्टी में। हाँ, चीज़ें उसके बाद ख़राब हुई थी क्योंकि वो सारी चीज़ों को मानता नहीं था, यानी जो उसके पापा दादा करके गए उन सारी चीज़ों को वो नहीं मानता था, वो अपनी एक नीति है वो निकाल करके आगे बढ़ाता था। नीति से याद आया, ब्लड एंड आयरन का जो पॉलिसी उभर करके आया था, आप लोगों ने सुना होगा, वो हमारे बलबन के ही द्वारा दिया गया था और चीज़ें उभर करके आई थी। तो यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक एक करके बताऊँगा दोस्तों, टेंशन ना लीजिएगा, अभी डेट और टाइम को ख़त्म करवाने दीजिए और फिर चीज़ें आगे किस हिसाब से बढ़ेंगी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता ही है। तो 1388 से लेकर के 1414 तक की जो बातें उभर करके आती हैं कुछ इस प्रकार आती हैं कि यहाँ पर हमारे जो मंगोल नेता हुआ करते थे जिनका नाम तैमूर हुआ करता था, वो उनका आगमन हुआ था भारत पे, और तैमूर के आने के बाद में चीज़ें क्या की, उन्होंने हमारे सैयद डायनेस्टी को लीड करने की कोशिश की। अब इनके ये जब आते हैं तो ये मान करके चलिए जो सैयद वंश है, आप ये कह सकते हैं 1414 से लेकर के 51 तक की जो बातें हैं हमारे सामने देखी गई हैं, जिसमें खिज़र खान का नाम उभर करके आता है। खिज़र खान के बारे में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे हैं, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। तो खिज़र खान के बारे में एक तो ये लिखी, जो सैयद डायनेस्टी का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो 1414 से लेकर के 51 तक की बातें हमारे सामने उभर करके आई थी। उसी में जो राजा सबसे पहला उभर करके आया था जो कि खिज़र खान हुआ करता था, 1414 से लेकर के 1421 तक की चीज़ें दर्शाती हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे मुबारक खान हुआ करते थे। अब मुबारक खान का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो 1421 से लेकर के 34 तक की बातें की जाती थी। मोहम्मद शाह हुआ करते थे, मोहम्मद शाह हुआ करते थे। तो मोहम्मद शाह का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो 34 से लेकर के 45 तक की चीज़ें बातें की जाती हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे जो आखिरी राजा उभर करके आते थे जिनका नाम अलाउद्दीन आलम शाह हुआ करता था। अब इनकी बातें की जाए तो ये 45 से लेकर के आप लोग कह सकते हैं 51 का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो कुछ इस प्रकार हुआ करता था। सैयद डायनेस्टी को याद करके सही से ही देखते जाइएगा, 4 हमारे पास राजा उभर करके आए थे। पहला खिज़र खान हुआ करता था, दूसरा मुबारक शाह हुआ करता था, तीसरा मोहम्मद शाह हुआ करता था और चौथा हमारे अलाउद्दीन आलम शाह हुआ करते थे। इन्होंने सोचा अलाउद्दीन नाम रख लेंगे खिलजी जैसा तो हम भी पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिस हिसाब से इनकी जो डायनेस्टी है वो ख़त्म हो गई थी। अब हमारे पास जो आखिरी राजा उभर करके आता है, आखिरी वंश हमारे पास उभर करके आता है जिसको हम लोग लोधी वंश कहते हैं, लोधी डायनेस्टी कहते हैं। लोधी डायनेस्टी के बारे में चीज़ें कुछ इस प्रकार से आती हैं दोस्तों। 1451 से लेकर के 1526 की बातें हमारे सामने देखने को मिलती है। इसमें बहलोल लोधी आए थे सबसे पहला, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने चीज़ों की स्थापना की थी। 1451 से लेकर के 89 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो ये दिखाता है। इसके साथ ही साथ सिकंदर लोधी हमारे सामने उभर करके आए थे। ये वो सिकंदर नहीं है दोस्तों जो आप लोग सोच रहे हैं, वो उस सिकंदर का जो जिक्र है वो मैंने एंशिएंट में ही ख़त्म करवा दिया था। तो सिकंदर लोधी का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो 1489 से लेकर के आप लोग कह सकते हैं 1517 तक की बातें सामने उभर करके आती थी। फिर उसके बाद हमारे लास्ट जो किंग है इब्राहिम लोधी के नाम से आप लोग जानते हैं, जो कि बाबर से हार गए थे। तो 1517 से लेकर के 1526 की जो बातें हैं वो हमारे सामने दर्शाती हैं। तो लोधी में हमारे पास 3 डायनेस्टी उभर करके आई थी, यानी कह सकते हैं कि 3 शासक या फिर 3 हमारे सामने सुल्तान उभर करके आए थे। अब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, चीज़ें कुछ इस हिसाब से आगे चलती जा रही हैं। कभी शासक होगा, कभी सुल्तान होगा, कभी आप कह सकते हैं आगे आने वाले टाइम में आप लोग चीज़ें इस हिसाब से देखेंगे कि जो अलग अलग टाइटल के तौर पे कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा वो इस हिसाब से चेंज होते जाएंगे, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो लोधी डायनेस्टी के बारे में बातें 1451 से लेकर के 1526 की बातें की जा रही हैं। बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये सारी चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने देखी जाती है। अब हमारा अगला जो टाइम फ्रेम आता है दोस्तों वो मुगलों का आता है। अब मुगलों के बारे में क्या देखा जाता है, मुगलों से पहले एक काम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई हैं 1392 से लेकर के 1526 के बीच में, जितने भी आप कह सकते हैं कि प्रोविंस के तौर पे चीज़ें उभर करके आती हैं। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में कभी भी कोई बड़ा एम्पायर आता है
उसके साथ ही साथ जितने भी छोटे छोटे प्रोविंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनके अपने अलग अलग नाम हैं। चाहे आप उसको कह सकते हैं मालवा में क्या चल रहा था, जौनपुर में क्या चल रहा था, असम में क्या चल रहा था, इसी कश्मीर में क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें जितनी हैं, ऐसा नहीं है कि जब हम दिल्ली को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हाँ बेशक इन लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है हमारा दिल्ली रखता है, लेकिन बाकी ये लोग भी तो ज़रूरी हैं। क्योंकि देखिए हर किसी को पता है दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था, लेकिन लोगों को जो क्वेश्चन उभर करके आता है वो अहोम डायनेस्टी से आता है, पता ही नहीं है क्या है, शहमारी डायनेस्टी से उभर करके आता है, ये है ही नहीं, राठौड़ का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ था, इसी के साथ ही फारूकी वंश है। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी क्लियर हम लोग करेंगे। उसके बाद में जो हमारा मुगल है उसको करके हम चीज़ों को आगे बढ़ा करके लेकर के जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम भूल रहे हैं दोस्तों, विजयनगर का जो एम्पायर हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। फिर साउथ इंडिया में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, ये जो टाइम फ्रेम है इसको आप लोग कुछ इस हिसाब से लिखिएगा। एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसको ऐसा लिखिएगा आप लोग कि जितने भी वहाँ के प्रोविंसेस यानी अदर प्रोविंसेस की जो चीज़ें हैं, प्रोविंसेस की जो चीज़ें हैं वो उभर करके आती हैं, और उसका जो टाइम फ्रेम हमारे सामने देखने को क्या मिलता है कि कुछ इस प्रकार से 1526 से पहले पहले जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार हमारे सामने नज़र आती हैं। तो हमारे सामने क्या देखा जाता था इस टाइम में, पहला टॉपिक डालिएगा कि गुजरात में क्या सारी चीज़ें चल रही थी। गुजरात के बारे में अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पे मुजफ्फर शाह हुआ करते थे। याद है, अब चीज़ें याद आ रही होंगी कि क्यों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम को लेकर के कंफ्यूज मत करिएगा, सबके एक टाइप नाम है लेकिन अलग अलग उभर करके आते हैं। जैसे फिरोज शाह हुए तो उसको मुजफ्फर शाह से कोई ताल्लुक हुआ करता था नहीं हुआ करता था, इनको लेकर के अभी टेंशन मत लीजिएगा, बस नाम देखते जाइएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, चीज़ें आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो गुजरात में हमारे सामने मुजफ्फर शाह हुआ करते थे, जिनके टाइम फ्रेम की बातें 1392 से लेकर के 1410 तक चीज़ें हमारे सामने दर्शाती हैं। इसी के साथ अगले हमारे जो अहमद शाह हुआ करते थे, अहमद शाह के बारे में अगर बातें कर दी जाए तो हमारे सामने चीज़ें उस हिसाब से आई थी, जो कि अहमदाबाद नगर की जो विकास हुआ करती थी वो कुछ इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। तो अहमद शाह के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो चीज़ें उभर करके आई थी 1411 से लेकर के, हम ये आइडिया लगा सकते हैं 43 की बातें सामने आई थी। उसी के साथ ही जो अहमदाबाद है या फिर अहमदाबाद नगर है, इनका जो फाउंडर हुआ करता था, इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट दर्शाई गई थी वो इनके द्वारा ही दिखाई गई थी। इसी के साथ ही हमारे सामने मोहम्मद शाह के नाम से एक और राजा उभर करके आए थे, जो कि 1443 से लेकर के 51 तक की चीज़ें सामने आई थी। अहमद शाह सेकंड हमारे सामने उभर करके आए थे। इनके बारे में बातें की जाए तो 1451 से लेकर के 58 तक की चीज़ें हमारे सामने आई थी। इसी के साथ ही साथ महमूद बेड़गा नाम से एक हमारे सामने राजा आए थे, कुछ इस हिसाब से उनका नाम है। तो उनका नाम बेगड़ा है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो 1458 से लेकर के हम 1511 तक की बातें यहाँ पर देखते आते हैं। बताइए, लिख दिया मैंने, नाम लिख दिया, डाउट आ रहा था मुझे पता है, बेगड़ा नाम है उनका, बताइए। सर ये जो मोहम्मद शाह का आपने टाइम बताया है 1443 से, तो सर ये 1434 से 43 नहीं है मोहम्मद शाह का टाइम? मोहम्मद शाह का जो टाइम फ्रेम हुआ करता है, आप क्या कह रहे हैं? सर ये आपने भी पीछे करवाया ना, अच्छा, तैमूर के बाद हाँ डायनेस्टी में, तो मोहम्मद शाह का टाइम में आपने 1434 से 43 करवाया। 1434 से लेकर के 43 करवाया। एक मिनट। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या आ रहा है, ये रहा ना, हाँ यहाँ पर है। तो अब सर आपके जो मुजफ्फर शाह, अहमद शाह और मोहम्मद शाह में आपने 1434 से 51 लिखवाया है अभी। ये कंफ्यूजन आ रही है। देखिए ये जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, कोई और इसका जवाब देना चाह रहा है क्या? किसी को चीज़ें समझ में आ रही है? सर मेरे ख्याल में नाम एक ही है लेकिन अलग अलग इंसान है। बिल्कुल, यही सारी चीज़ें हैं, ख्याल में नहीं, आपका ख्याल बिल्कुल सही है। देखिए हमारा जो दिल्ली सल्तनत का टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता है, और यूपीएससी या फिर कोई भी चीज़ें हैं वो इसी से ही सबसे पहला टारगेट करेगा
लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जितनी अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं, अलग अलग लोग हैं, ये करवाने का मेरा सबसे पहला मकसद यही है दोस्तों। हर किसी को पता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, हर किसी को पता है मेडिवल में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, चीज़ें काम बन जाएंगी। लेकिन यूपीएससी को भी पता है कि अगर लोग एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं, हम कहीं और से क्वेश्चन दे देंगे, वो लोग फिर फेल हो जाएंगे। तो मेरा जो मेन मकसद रहता है कि ये सारी चीज़ें करवाने का, कि इसके अलावा भी जैसे एंशेंट में भी देखा कि हमारे गुप्ता टाइम के साथ ही साथ कौन से डायनेस्टीज उभर करके आए थे, कहीं पर भी कॉम्बिनेशन के तौर पे ये सारी चीज़ें नहीं दे रखी हैं। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो कुछ अलग ही और कुछ नया ही सीख करके जाइएगा, इसकी टेंशन ना लीजिए। तो अदर प्रोविंसेस में जो भी सारी चीज़ें चल रही थी, चाहे आप लोगों ने, आप ही जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो एक बार ज़रा बताइए, आपने अहोम डायनेस्टी के बारे में सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। एक बार ज़रा मुझे माइक ऑन करके बताइए। फिर आपने सिसोदिया के बारे में सुना होगा, आपने राठौड़ के बारे में सुना होगा, उसी के साथ ही आपने विजयनगर के बारे में सुना होगा। अब विजयनगर का जो टाइम फ्रेम है वो 1336 से लेकर के 1649 तक का टाइम फ्रेम हम लोग जानते हैं। तो लेकिन इसके बीच में तो मैंने ये भी बताया था कि हमारे दिल्ली सल्तनत के जो राजा हैं वो उभर करके आए थे। तो जो राजा हैं वो तो अलग है, जो जगह है वो तो अलग है, लेकिन टाइम तो सबका सेम है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अब हो गई? हाँ। तो अभी मैं कहाँ पर था, इसके बीच किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट? जो गुजरात में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि देखिए अगर गुजरात पर कभी भी सवाल आएगा ना, गुजरात पर कभी भी सवाल आएगा, आप लोग ये कह सकते हैं कि जैसे मान करके चलिए व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गुजरात इन आवर करंट डेज, या फिर प्रेजेंट डेज में चीज़ें आती हैं, या फिर जो भी सारी चीज़ें आती हैं, तो आप लोग अगर इन सारी चीज़ों का अगर जिक्र कर देंगे ना, तो जो एग्जामिनर होगा उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि इतना सारा नॉलेज लेकर के कहाँ से आ रहा है। इसी वजह से, क्योंकि देखिए करंट में जितने भी यूपीएससी के सवाल हैं, हिस्ट्री से जो सवाल हैं या इकोनॉमिक्स से जो सवाल हैं या ज्योग्राफी से सवाल है, ये डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें घुमा करके लेकर के आ रहे हैं। करंट में जोड़ देते हैं कि सिन्हौली का जो केस आया है हमारे हिस्ट्री में सबसे करंट, जहाँ से हमें रथ मिला करता है, ये सारी चीज़ें, अब इस पर बताइए, इसका जिक्र तो कहीं पर भी नहीं है। अब लोग कहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन सवाल तो हिस्ट्री का है। तो इसी चीज़ों से मैं ये ताल्लुक दिखाना चाहता हूँ, कभी भी सवाल अगर कहीं से भी उभर करके आएगा, आप लोग इसको लिख दीजिएगा। एग्जामिनर रो देगा पेपर चेक करते हुए कि इसको तो पास करना ही चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। इस डायनेस्टी से, हमें अपनी डायनेस्टी नहीं याद है, इवन मुझे अपने दादा परदादा के ऊपर नाम याद नहीं है, इन लोगों के पढ़ रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के ही वजह से मुझे आगे सक्सेस मिलने वाली है। क्लियर है दोस्तों? टेंशन ना लीजिएगा। चीज़ें जो हमारा रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड का जो टारगेट है वही रहेगा। इसके अलावा हम लोग भटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं अपने फील्ड में बेस्ट हैं। कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है, ये सारी चीज़ें पता है। तो अब आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट, अभी मुझे पता है आज पहली क्लास है हमारी मेडिवल की, हल्का सा थोड़ा लग रहा होगा कि ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, नाम कंफ्यूज कर रहे हैं। इवन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर कोई शाह के बारे में बातें हो रही हैं, उस शाह से दूसरे शाह के बीच रिलेशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें तब मैं करवाऊंगा जब हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई थी। नरसिंह वर्मन का नाम आया था, सेन का नाम आया था, फिर उसके बाद और भी जितने भी वर्मन आए थे और भी जितने सेन आए थे, अलग अलग ही थे ना, लेकिन नाम तो एक ही था। तो इसी हिसाब से चीज़ें हमारे सामने कुछ इस हिसाब से ही आती हैं। अब कोई दिक्कत किसी के भी मन में, ज़रा जल्दी बताइए। क्लियर है? तो गुजरात की जो चीज़ें हैं एक बार फिर से मैं करवा देता हूँ। गुजरात की चीज़ें हैं, मुजफ्फर शाह हुआ करते थे 1392 से लेकर के। क्योंकि हुआ क्या, ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मुजफ्फर शाह की बातें मैं करता हूँ तो गुजरात पे ज़रा ध्यान देते जाइएगा। जो गुजरात का जो वो है फाउंडर हुआ करते थे या फिर संस्थापक हुआ करते थे, वो मुजफ्फर शाह को हम जानते हैं। इसके बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि गुजरात को इन्होंने अलग एक स्वतंत्र, यानी कि एक फ्रीडम या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। उसके बाद ही हमारे सामने अहमद शाह आए थे। अहमद शाह के टाइम फ्रेम की बातें करूँ तो 1411 से लेकर के 43, जो कि अहमदाबाद कहते हैं या फिर अहमदाबाद नगर हुआ करता था पहले उसका नाम। जीपीएससी की तैयारी कोई कर रहे होंगे तो उसको ज़रूर पता होगा कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या उभर करके आता है। इसके साथ ही साथ हमारा अगला राजा मोहम्मद शाह आए थे। मोहम्मद शाह के बारे में कही जाती है 1443 से लेकर के अब 51 तक की चीज़ें आती हैं।
अहमद शाह सेकंड के बारे में बातें की जाती हैं तो 1451 से लेकर के 58 तक की चीज़ें सामने आती हैं। महमूद बेड़गा नाम से एक राजा हमारे सामने उभर करके आते हैं जो कि 1458 से लेकर के 1511 तक की चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारे मुजफ्फर शाह आए थे। मुजफ्फर शाह पर आक्रमण, इसके बाद ये मान करके चलिए इन लोगों ने इनके इलाके में अटैक कर दिया था, जिनको इसके बाद चीज़ें गुजरात के बारे में अगर मैं बातें करूं तो 1575 के बाद में ये जो है जगह गुजरात का, ये मुगल सम्राट के अकबर द्वारा चीज़ें जीत ली गई थी बाद में। तो जो गुजरात का जो टाइम फ्रेम है 1392 से लेकर के 1575 तक की चीज़ें क्लियर हैं, कैसे क्या क्या चली थी, क्या क्या सारी चीज़ें चली थी। इस हिसाब से अब ये मान सकते हैं अगर मैंने 1511 तक की बातें कही है तो 1511 से लेकर के हमारा 75 तक का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर जितने भी राजा होंगे सब लेटर पीरियड के होंगे, सब ये कह सकते हैं कि उस टाइम डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो चुका था। फिर 1575 में हमारे पास अकबर के द्वारा जो गुजरात है वो जीत लिया गया था, और फिर उसके बाद जो गुजरात है वो हमारे मुगल सम्राट के अंडर में चला गया था। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक फारूकी वंश आते हैं। फारूकी वंश के बारे में अगर बताऊं तो ये खानदेश एक जगह है, खानदेश के नाम से हम जानते हैं। तो खानदेश का जो फारूकी वंश होते हैं उनके बारे में हल्का सा जिक्र है, वो 1390 से लेकर के 1526 की बातें कराता है। अब इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो राजा या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के शासक उभर करके आए थे ये रजब खान हुआ करते थे। रजब खान के बारे में आप लोग जानते होंगे। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फारूकी राज्य, जो फारूकी हमारा जो वो फारूक सियार नहीं है, याद रखिएगा, फारूक सियार फारूकी राज अलग अलग है, नाम एक ही है, टाइटल एक ही है, लेकिन इंसान अलग है। उसका टाइम फ्रेम हमारा बहुत बाद में हुआ था, ये हमारा स्टार्टिंग में ही 1390 के आसपास आया करता था। तो फारूकी के बारे में अगर कही जाती है दोस्तों कि इस जो शासक के तौर पे खान का प्रयोग जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो यहीं से ही दर्शाता है, और इसीलिए हम इसको याद करते हैं क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो खान का कॉन्सेप्ट आता है वो नहीं हुआ करता था। आप खुद देखिए ना, दिल्ली सल्तनत में लोग सुल्तान के नाम से, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि खिलजी के नाम से, तुगलक के नाम से, खान का जो जिक्र हुआ था सबसे पहला हमारा खानदेश से कह सकते हैं फारूकी एम्पायर हुआ करता था, वहाँ से चीज़ों का शुरू होने लगा। और जो खानदेश है वो कुछ इसी प्रकार से प्रसिद्ध है। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि 1601 में अकबर के ही द्वारा, भाई अकबर जो राजा हुआ करता था इससे शक्तिशाली राजा बहुत ही कम ही हुआ करता था जो हमारे हिस्ट्री में पाए जाते थे। लेकिन ये मान सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री हमारे द्वारा तो लिखी नहीं गई है ना। अब लोगों का काम है गुमराह करना, वो लोगों ने गुमराह कर दिया होगा, अकबर को भगवान बना दिया होगा। इतना अच्छा वो भी नहीं हुआ करता होगा जो हमारे महाराणा प्रताप हुआ करते थे या फिर और सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, अकबर के बारे में जो खानदेश हुआ करते थे 1601 में अगर मैं बातें करूं तो ये इनके द्वारा जीत लिया गया था, और फिर ये भी मुगल वंश के अंदर में, मुगल सम्राट अकबर के अंदर में ये आ गया था। इसके बीच किसी के भी मन में डाउट, चीज़ों को आराम आराम से पढ़िए, दिक्कत होगा फिर से मैं टॉपिक को करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक दिमाग में चीज़ें नहीं जाएंगी समझ बिल्कुल नहीं आएगा। उसको करना कुछ नहीं है, चीज़ों को लिखते जाइए, दिमाग लगा करके करते जाइए, करंट रेलिवेंस जोड़ते जाइए, चीज़ें ऑटोमेटिकली ही समझ में आएगी। इसके सामने जो सुल्तान हमारे मलवा के हुआ करते थे, क्योंकि मलवा का भी जगह है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब मलवा के जो सुल्तान हुआ करते थे इसमें दिलावर खां का नाम आता है। अब आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कहाँ के हुआ करते थे। तो आज के बाद आप लोग नहीं भूलने वाले हैं, वो मलवा के जो सुल्तान हुआ करते थे, मालवा के जो सुल्तान हुआ करते थे। टाइम फ्रेम की बातें करूँ तो 1401 से लेकर के 1531 तक की बातें हमारे सामने आ रही हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि दिलावर खान का जो दिलावर खान के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये यहाँ के फाउंडर हुआ करते थे। और उसी के साथ ही साथ गौरी वंश की जो जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं हमारे सामने दिखी थी कुछ इस हिसाब से, कैसे इन्होंने जो राजधानी है वो मांडू को बनाया था। ये सारी जितनी जगह है आगे बहुत ही आराम से होती जाएंगी, अभी सिर्फ नाम वगैरह याद रखते जाइएगा। इसी के साथ ही साथ अगले राजा अगर दिलावर खान के बारे में बातें करूं तो 1401 से लेकर के 35 तक की चीज़ें हमारे सामने देखी गई थी। उसके बाद ही 1435 से लेकर के 1531 तक की जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे सामने महमूद खिलजी का जो नाम आया था। महमूद खिलजी
प्रथम का जो नाम आया था, फर्स्ट का नाम आया था, यही हमारे सामने उभर करके आया था। 35 से लेकर के 1531 तक की चीज़ें हमारे सामने देखी गई हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, एक सोचने वाली बात क्या है, वो यही है कि जितने भी शासक मैंने अभी तक या फिर अभी आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, जितने शॉर्ट पीरियड के लिए वो लोग रहे थे, उतना ज़्यादा उनका जो नाम और इम्पोर्टेंस है वो दिखाया गया था, वो दिखता है। लेकिन ये बंदा 35 से लेकर के 1531 तक रहता है, तो इसका क्या ही इम्पोर्टेंस होगा। आप लोग सोच सकते हैं कि चलो यार, इसके सामने कोई भी अपॉइंटमेंट रखता होगा, एक प्रस्ताव प्रपोजल रखता होगा, इसको ये मान जाता होगा, और शायद इसी वजह से ये मान सकते हैं कि चीज़ें ये करता जाता था, और ये मतलब एक वीक किंग के तौर पे उभर करके आया था। इसका और जो हमारे कह सकते हैं कि जो चीज़ें उभर करके आई थी, आप लोगों ने सुना होगा कि सुल्तान बाज बहादुर वगैरह, ये जितने भी नाम है ऑप्शनल की चीज़ें हैं, ये सब अभी मैं करवाना नहीं चाहता। तो लिमिटेशन में चीज़ें करवा करके यही सारी चीज़ें, यही याद रखिएगा, 1435 से लेकर के 1531 तक की चीज़ें आती हैं हमारे सामने। महमूद खिलजी फर्स्ट की बातें होती हैं। इसी के साथ ही साथ सरकी डायनेस्टी के तौर पे हमारे सामने उभर करके आए थे, जो कि जौनपुर के हुआ करते थे। तो जौनपुर के JAUNPUR, जौनपुर के जो सरकी राजा हुआ करते थे, सरकी डायनेस्टी हुआ करती थी, उनकी बातें की जा रही है। जौनपुर से याद आया यूपी, यूपी से याद आया, आज यूपी दिवस है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यूपी PCS की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेंस क्लियर किया, मेंस देने वाले हैं, उन लोगों को जो यूपी का रेलिवेंसी पता है, किस तरह से चीज़ें यूज़ हुआ करती हैं और अच्छे से। तो ये जो छोटी सी डायनेस्टी है, इसके बारे में क्या ही बताऊँ। 1394 से लेकर के 99 तक की चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। यहाँ पर जो नाम आता है दोस्तों, वो मलिक का आता है। अब ये मलिक का नाम आता है, वो मलिक कफूर नहीं जो आप लोग पद्मावत में देख करके आए थे, ये मलिक सरवर हुआ करते हैं। मलिक सरवर के तौर पर हमारे सामने उभर करके आती है। टाइटल ज़रा चेंज देखिएगा दोस्तों, हमने शुरुआत जो किया था वो हम लोगों ने सुल्तान से किया था, फिर खान को बीच में लेकर के आए थे, अब हम मलिक पर बातें कर रहे हैं। तो टाइटल जो चेंज हो रहा है, इसका इम्पेरियल से जो नाता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये क्राउन किंग, क्राउन क्वीन या फिर किंग हुआ करते हैं, ये सारी चीज़ें पोस्ट के हिसाब से बांटी जाती है। तो मलिक सरवर हुआ करते थे, और जिन्होंने ये जो सरकी डायनेस्टी है जौनपुर की, इसकी स्थापना की थी। इसी के साथ ही साथ क्या हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा कि बंगाल बहुत ज़्यादा फेमस था। तो बंगाल का सिग्निफिकेंस ना हम एंशंट में भी देखते हैं, हम मेडिवल में भी देखते हैं, हम मॉडर्न तो में तो देखते ही देखते हैं, चीज़ें बंगाल से ही होने की शुरुआत की जाती है। तो बंगाल के बारे में कैसे भूल जाऊँ। यहाँ पर इलायश शाही का जो एक राजवंश है वो चलता था। इलायश शाही के बारे में अगर बातें की जाए, अब यहाँ पर कौन से राजा हुआ करते थे, पहले इसकी डेट और टाइम के बारे में बातें की जाए, तो बंगाल का जो इम्पोर्टेंस है वो 1399 से लेकर के 1519 तक की जो चीज़ें हैं वो सामने उभर करके आती हैं। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो एक राजा अलाउद्दीन हुसैन शाह के नाम से एक राजा है, वो उभर करके आता है। इसके टाइम फ्रेम की बातें की जाती हैं, तो 1493 से लेकर के 1519 तक की जो चीज़ें हैं वो दर्शाती हैं। बंगाल का जो एक ये राजा है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, क्योंकि ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, जो हमारे अलाउद्दीन हुसैन शाह जो राजा है, जो हमारे जो इलियास, उसका जो नाम है इलियास शाही राजवंश है, इलियास शाही एम्पायर है, उसके दौरान काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह से कह सकते हैं कि इमॉर्टल, जिसे हम लोग अमरणीय राजा के तौर से, यानी जो राजा अमर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके नाम से ये जानते हैं। उसी के साथ ही साथ एक बात याद दिला दूँ दोस्तों, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, ज़रूर सुना होगा दोस्तों। अगर ये नहीं सुना होगा तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, ये याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में चीज़ें इस हिसाब से आती हैं कि जब भी हमारे धर्म पर, भक्ति मूवमेंट पर, या फिर जो कीर्तन की जो शुरुआत है, कृष्ण की जितनी भी पूजा वगैरह है, इनके द्वारा ही शुरू की गई थी, जो कि स्कॉन मंदिर है, स्कॉन टेम्पल है, इनके ही द्वारा चीज़ें शुरू की गई थी। ये भी एक तरह से मॉडर्न टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है धर्म प्रचारक के तौर पे। तो ये देखा क्या जाता था कि इसी दौरान में ये फेमस हुए थे, मतलब इनके ही टाइम में, और इनका जो संपर्क था, इनका जो संबंध था, वो बंगाल से ही हुआ करता था। जन्म इनका बंगाल में हुआ था, लेकिन देश विदेश घूम करके इन्होंने जो कृष्ण की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बताई थी। तो ये याद रखिएगा कि अभी कभी भी क्वेश्चन आएगा, या फिर आप लोग
जानते ही होंगे कि चीज़ें आती ही आती हैं अगर करंट में जोड़े, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्वेश्चन आते ही हैं, थोड़ा धार्मिक रीजन से भी आते हैं, और अगर करंट रेलिवेंस से भी चीज़ें दिखाएंगी तो वो ज़रूर ही आएगा। तो ये चीज़ें दर्शाएंगी कि अगर मान करके चलिए ये जो डायनेस्टी है और ये जो राजा है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी एक अमर के तौर पे या फिर हम ग्रेट किंग के तौर पे मान रहे हैं, तो ज़रूर याद रखिए कि खुद सिग्निफिकेंस के तौर पे याद आनी चाहिए कि वो रिलीजन में फ्रीडम रखता होगा, क्योंकि जो हमारे चैतन्य महाप्रभु थे ये हिंदू हुआ करते थे और ये हिंदी में चीज़ों को लिखा करते थे। लेकिन ये जो भाई हैं हमारे मुस्लिम भाई हुआ करते थे, इस्लाम हुआ करते थे, और ये चीज़ें मैं आप लोगों को जाति के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं बता रहा हूँ, बस ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर ये जो राजा हुआ करता था, चीज़ें अगर ये महान राजा के तौर पे, महान शासक के तौर पे हम मानते हैं, बंगाल का जो एक इम्पॉर्टेंस इसने दर्शाया है, तो ये ज़रूर अपने पॉलिसी में रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता होगा, जिस वजह से ये जो दोनों लोग हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद ही हमारे सामने जो दूसरे डायनेस्टी हुआ करते थे, अहोम राजवंश, यानी अहोम डायनेस्टी के बारे में जो मैं बातें कर रहा हूँ, इनका संपर्क कहाँ से हुआ करता था? असम से हुआ करता था। असम के बारे में अगर बातें की जाए तो इसका जो इम्पोर्टेंस है 1497 से लेकर के 1539 तक की चीज़ें सामने हमारे सामने आई हैं। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है दोस्तों कि अहोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो राजा के तौर पे चीज़ें उभर करके आई थी, जिन नारायण राजा उभर कर के आए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सुकुफ एक राजा है जिसको हिंदी में कुछ सुकफ लिखते हैं कुछ इस हिसाब से, उनका जो टाइम फ्रेम है वो 1497 से लेकर के 1539 तक की चीज़ें हमारे सामने देखने को मिली थी। इसका जो नाम है दोस्तों हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, क्योंकि नारायण जिसका जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने उभर करके आया था वो यहीं से ही उभर करके आया था। इसके साथ ही साथ क्या देखा जाता था कि जो हिंदू धर्म का जो प्रचार हुआ करता था वो काफ़ी फेमस या फिर काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर जो चीज़ें उभर करके आई थी, इसी वजह से अहोम डायनेस्टी को हम लोग काफ़ी एक फेमस डायनेस्टी हम ले करके जा सकते हैं अगर हम धर्म के हिसाब से हिंदू डायनेस्टी को अगर साथ रखेंगे। उसी के साथ ही साथ एक जो इमारत है या फिर एक कह सकते हैं कि मॉन्यूमेंट के तौर पे हमारे सामने बुरुजी एक जगह है, या फिर बुरुजी एक कह सकते हैं कि इमारत है या फिर मॉन्यूमेंट है, वो बनाया गया था इनके ही द्वारा। और ये कहते हैं कि उत्तर जो ऐसी एक जगह है या फिर ऐसी एक बिल्डिंग है जो कि कभी भी नॉर्थ में कोई उस टाइम में बनाने का सोच भी नहीं सकता था। तो इस हिसाब से जो अहोम डायनेस्टी है हमारे सामने उभर करके कुछ इस हिसाब से दिखाई गई थी। इसी के साथ ही साथ कश्मीर की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो हर एक जगह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे कि प्रोविंस के बारे में मैं बातें करता हूँ, इसका जो अलग अलग प्रोविंस के बारे में जो चीज़ें उभर करके आती थी वो महाजनपद के ही दौरान से, उसके बाद से अलग अलग जगह की अलग अलग इंपॉर्टेंस हमारे सामने देखी गई थी, तो अलग अलग को हम भूल नहीं सकते हैं। तो कश्मीर का जो हमारा टाइम फ्रेम हुआ करता है वहाँ पर शाह मीरी डायनेस्टी हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चल रही हैं, और कैसे साथ साथ चल रही हैं ये भी मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी करा है आप लोगों को। तो शाह मेरी एम्पायर हुआ करती थी, इसके बारे में क्या 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 कहा जाता है, 1339 से लेकर के 1529 तक की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि जो शाह मीर राजा है, या फिर इसका नाम शमशुरुद्दीन भी कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा शमशुरुद्दीन का। तो ये जो राजा हुआ करता है ये 1339 से लेकर के 42 तक की चीज़ें दर्शाता है। और इन्होंने क्या किया था, जो यहाँ के शाह मीरी फाउंडर है, शाह मीरी डायनेस्टी के जो फाउंडर हुआ करते हैं वो यही हुआ करते थे। 1420 से लेकर के 75 तक की जो चीज़ें हमारे सामने देखी गई थी ये कुछ इस हिसाब से की जाती थी, जहाँ पर जैन, वो जैन धर्म नहीं, जैन उल इनका पूरा नाम हुआ करता है, जैन उल अबीदिन के नाम से हमारे सामने एक राजा उभर करके आए थे। उनका जो टाइम फ्रेम है वो कुछ इस हिसाब से आया था। और यहाँ क्या देखा जाता है दोस्तों, ये जो डायनेस्टी है शाह मीरी की जो डायनेस्टी है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोगों ने राज तरंगनी के बारे में हमारे एंशिएंट टाइम में पढ़ा था। तो राज तरंगनी का जो वॉल्यूम उस टाइम में हुआ करता था, अलग अलग फेजेस में बटा हुआ करता था, जो 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 उसके दूसरे भाग हुआ करते थे, यानी कि कह सकते हैं कि जो उस किताब का जो वॉल्यूम 2 के तौर पे, पार्ट 2 के तौर पे हमारे सामने उभर करके आई थी, वो इन्हीं के ही दौरान में, इन्हीं के ही टाइम में, अबीदीन के ही टाइम में ये जो रचना है वो की गई थी।
इसी के साथ ही साथ अगला जो डायनेस्टी है हमारे पास दोस्तों, वो सिसोदिया डायनेस्टी है। सिसोदिया डायनेस्टी से हमारे मनीष सिसोदिया सर को मत ले लीजिएगा, वो चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें अलग हैं। तो जो सिसोदिया डायनेस्टी का जो है, इनका जो ताल्लुक देखा जाता है दोस्तों, वो मेवाड़ से देखा जाता है। और मेवाड़ के बारे में जब भी बातें होती हैं दोस्तों, हम राणा संगा को नहीं भूल सकते। तो ये जो राणा संगा हुआ करते थे, ये काफ़ी ज़्यादा महान राजा के तौर में हमारे सामने उभर करके आए थे। इनके बारे में क्या कहा जाता है, 1526 में हमारे पास खनवा की लड़ाई हुआ करती है, बैटल ऑफ कनवा। इनके बारे में चीज़ें जाती हैं कि काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से वो लड़ाई किए थे और काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो लोग जान सकते हैं। मेवाड़ के बारे में हम लोग नहीं भूल सकते कि राणा संगा ने किस हिसाब से लड़ाई की थी। इसी के साथ ही साथ हमारे सामने राणा संगा के बाद में जो इनका टाइम फ्रेम हुआ करता था 1509 से लेकर के 28 तक की बातें सामने आती हैं। अब हमारे पास 1527 से लेकर के 97 तक सबसे महान राजा, जिनको मैं समझता हूँ महाराणा प्रताप की बातें होती हैं। इनके बारे में क्या कहा जाता है कि एक पल को जो अकबर हुआ करता है ना भाइयों, और वो अकबर इस इनके सामने डरता था। इवन अकबर वहाँ पर जो पूरे इंडिया का अकेला एक राजा हुआ करता था, उसको मेवाड़ की जो जगह है लेने से डर लगता था, क्योंकि वो इसके आगे डरता था कि जो जिस हिसाब से इसकी बहादुरी के चर्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, ये कभी आराम से अकबर और इनके बारे में जब बातें करेंगे तो चीज़ें उस टाइम में और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि जो इनका एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि ये जो राजपूतों के तौर पे जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारे महाराणा प्रताप हुआ करते थे अकबर के। तो ये जो उनका टाइम फ्रेम है 1527 से लेकर के 97 तक की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इसी के सामने राठौड़ जो वंश है, एम्पायर है, इनके बारे में बातें करते हैं। अब इन लोगों का जो जिक्र है वो कहाँ से हुआ करता है, ये लोग मारवाड़ी हुआ करते थे। अब मारवाड़ के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि चीज़ें किस हिसाब से हमारे सामने आई थी। इनका जो कैपिटल हुआ करता था दोस्तों, कैपिटल के बारे में बातें की जा रही हैं। बाकी जितने भी कैपिटल की बातें मैं कर रहा हूँ, ये जो कैपिटल हैं ये इनके फिक्स रहते थे। फिक्स रहने का मतलब क्या है, ये कभी शिफ्ट वगैरह नहीं किया करते थे। इसके ऊपर की अगर बातें की जाए या फिर जिनका मैंने कैपिटल नहीं बताया है, उनमें याद रखिएगा दोस्तों, कभी कोई कैपिटल हुआ करता था, कभी कोई कैपिटल हुआ करता था, इसमें शिफ्टिंग वगैरह चलती रहती थी। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। तो मांडौर उनका एक जगह हुआ करता था। मांडौर के बारे में अगर बातें की जाए तो वो उनका कैपिटल हुआ करता था, मारवाड़ जो एम्पायर है, राठौड़ एम्पायर के बारे में। इसी के साथ ही देखा क्या जाता है कि जो इसमें राजा उभर करके आए थे वो राव जोधा आए थे, या फिर राव जो उनका टाइटल हुआ करता है वो इनसे ही, जिसमें आप कह सकते हैं कि मारवाड़ के जो हमारे मालदेव के नाम से एक राजा उभर करके आए थे। फिर उसके बाद जो कि मालदेव के बारे में क्या हम लोग जानते हैं कि वो शेर शाह सूरी के टाइम पे हुआ करते थे। और शेर शाह सूरी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से सारी चीज़ें आई थी, ये सारी चीज़ें भी बताते जाएंगे जब मॉडर्न टाइम में आएंगे, मुगल टाइम में हम लोग आएंगे। इसी के साथ ही क्या देखा जाता है कि राठौड़ एम्पायर का जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ इसी प्रकार रहता है, और जगह से चीज़ों को याद करते जाइएगा। अब इसी के साथ ही हमारे पास जो उड़ीसा का जो टाइम है दोस्तों, उड़ीसा का टाइम हमारे कलिंगा के बाद से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो ही गया था, जिस हिसाब से हम लोग देखते आ रहे हैं पहले से। तो यहाँ पर गजपति राजवंश हमारे सामने उभर करके आया था। गजपति के बारे में अगर बातें करी जाए तो नाम नहीं, बस नाम याद रखिएगा, कैसे क्या सारी चीज़ें हुई थी, क्या पॉलिसीज़ थी, ये सब मैं जब एक एक तोड़ करके बताऊंगा तब आप लोगों को समझ आएंगी चीज़ें किस हिसाब से चलती आ रही थी। तो उड़ीसा का जो गजपति एम्पायर हुआ करता था उसके बारे में बताऊं तो 1434 से लेकर के 1519 तक की चीज़ें हमारे सामने दिखाई गई थी। उसी में क्या हमारे सामने हुआ था, आप लोगों ने कपिलेंद्र गजपति का नाम सुना होगा। कपिलेंद्र अगर नहीं सुना होगा तो आज के बाद आप लोग नहीं भूलिएगा। कपिलेंद्र गजपति हमारे सामने राजा उभर करके आए थे। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, और उड़ीसा का जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे सामने बहुत पहले से देखा जा रहा था। और लेकिन उड़ीसा जिस नाम से फेमस हुआ था या फिर उड़ीसा की चीज़ें आई थी वो हम लोग 1434 से बातें कर सकते हैं कि इस टाइम के बाद में इसकी जो इंपॉर्टेंस थी मेडिवल में वो भी दर्शाती है। इसी के साथ ही साथ अब हम थोड़ा साउथ पर आते हैं दोस्तों। साउथ पर जो सारी चीज़ें चलती हैं वो बहुत ही, आप लोगों को पिछली क्लास में जब मैंने एंशिएंट बताया था तो सारी चीज़ें दर्शाई थी कि साउथ में क्या क्या राइटिंग्स हुआ करते थे, किस हिसाब से लोग आया करते थे, कौन राजा हुआ करते थे, कैसे सारी चीज़ें आगे, कौन कौन से संगमेज लिटरेचर, ये सारी चीज़ें बता के चोला डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा, ये सारी बता करके एंशिएंट का टाइम फ्रेम हमने हटाया था। तो यहाँ पर अगर मैं बातें करूँ साउथ के बारे में, क्योंकि साउथ पर आने का मेरा पूरा मकसद ये है दोस्तों, हम लोग विजयनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग विजयनगर के ऊपर बढ़ेंगे, जिस वजह से विजयनगर का जो इम्पोर्टेंस है आप लोगों को पता ही होगा।
तो यहाँ पर साउथ में बातें की क्या जाती है 1189 के दौरान में, जो हमारे चालुक्य डायनेस्टी हुआ करते थे, यानी कि ये मान करके चलिए जो आखिरी चालुक्य हुआ करते थे, कल्याणी के जो चालुक्य हुआ करते थे, उसका अंत हो गया था। और उसी के बाद में यहाँ पर आते आते यादव जो लोगों हैं, यादव के जो देवगिरी के यादव हुआ करते थे, उनकी शुरुआत की गई थी, उनका यहाँ पे उद्गम हुआ गया था। तो एक तरह से यादवों का जो उद्गम हुआ करता था देवगिरी से, उससे यहाँ से चीज़ें दिखाती हैं। फिर उसी के साथ ही साथ क्या देखा गया था, इसमें जो राजा भिलिप के नाम से एक राजा है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, उसे भिलिप भी कहते हैं, उसे भिलिम भी कहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। और उसी के साथ ही साथ रामचंद्र के नाम से हमारे एक जो राजा है वो आए थे, जिनका टाइम 1311 हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ हमारा आंध्र प्रदेश में जो बातें हो रही हैं, चीज़ें इस हिसाब से आ रही हैं कि वहाँ पर काकतीय राजवंश हुआ करता था। काकतीय राजवंश के बारे में कह सकते हैं कि जो काकतीय एम्पायर हुआ करता था, जो कि वारंगल का जितनी भी डायनेस्टी या फिर वारंगल की जो भी सारी चीज़ें हैं वो दर्शाई जाती थी। इसमें जो राजा हमारे पास जो उभर करके आते हैं वो गणपति हुआ करते थे, जिनका टाइम फ्रेम हम लोग 1198 से लेकर के 1261 तक की बातें की जाती हैं। उसी के सामने हम लोग कह सकते हैं कि अगले जो राजा रुद्रदेव आए थे। तो ये जितने राजा हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों, उसकी जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल में जाती है। लेकिन जो आप लोग ये याद रखिएगा कि उस टाइम में वारंगल का जो इंपॉर्टेंस हुआ करता था वो भी हुआ करता था, और वहाँ गणपति जो राजा है उनका ही नाम याद रखिएगा। इसी के साथ ही साथ ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, हमारे सामने जो मार्को पोलो आए थे, जिनका मैंने जिक्र बताया था, वो हमारे साउथ में ही आकर के गए थे, जो कि सारी चीज़ें किस हिसाब से यात्रा की थी, कैसे सारी चीज़ें निकाली थी, ये सारी चीज़ें भी बताएंगे। 1279 में हमारे पास राजेंद्र चोला नाम से एक राजा आए थे, जो कि चोल डायनेस्टी के हुआ करते थे। तो राजेंद्र चोल जो हुआ करते थे ये हमारे सामने तीसरे हुआ करते थे, मतलब थर्ड हुआ करते थे। इनका टाइम फ्रेम 1246 से लेकर के हम लोग 79 तक की चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसी के सामने और जितने जो राजा हुआ करते थे उनको अभी साउथ के डायनेस्टी में अब इतना डीप में नहीं पूछने वाला है, तो मैं नहीं करवाने वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर की तरफ दोस्तों। तो विजयनगर के एम्पायर के बारे में बातें करूं तो 1336 से लेकर के आप लोग कह सकते हैं 1649 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई थी। अब दर्शाई क्या गई थी दोस्तों, याद रखिएगा कि इनका जो दूसरा नाम हुआ करता है, आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो स्टार्टिंग फेज की बातें होती हैं तो इनको संगम वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर मैं विजयनगर एम्पायर के बारे में बताऊं तो संगम वंश के नाम से इनको स्टार्टिंग में जाना जाता था। उसी के सामने जो इसके जो हरिहर के नाम से एक राजा फेमस हुए थे, हरिहर सेकंड के नाम से, इन्होंने जो इनका टाइम फ्रेम हुआ करता था वो 1337 से लेकर के आप कह सकते हैं कि 1404 तक की चीज़ें हमारे सामने देखी गई थी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने देवराय हुआ करते थे, देवराय सेकंड के नाम से फेमस हुए थे, जो कि कुछ इस हिसाब से इनका जो सिग्निफिकेंस है वो दर्शाता है कि 1426 से लेकर के 46 तक की बातें हमारे सामने की जाती हैं। इसी के साथ ही साथ नरेश के नाम से फेमस होते हैं एक राजा। और टाइम फ्रेम की बातें की जाए दोस्तों तो हमारे सामने जो आप लोगों ने तुलुप वंश का भी नाम सुना होगा, तो उसका भी जो जिक्र है वो यहीं पर ही हुआ था। इसी की भी स्थापना हुई थी 1509 के दौरान में। उसी के साथ ही साथ जो ओरिजिनली हम लोग जो जिस हिसाब से विजयनगर के जो कृष्णदेव राय हैं, किस तरह से चीज़ें आगे चली थी, उनके और भी जितनी सारी चीज़ें हैं वो मैं बता करके आप लोगों को चीज़ें ख़त्म करवाऊँगा। लेकिन अभी इतना डीप में अभी नहीं जाना है, क्योंकि अभी मेरा सिर्फ काम यही है नाम वगैरह याद करवाना है, डेट वगैरह पे जो सिग्निफिकेंस है वो बता करके आप लोगों को चीज़ें ख़त्म करनी है। इसके साथ ही साथ क्या हुआ था कि हमारा जो पोर्चुगल के जो इलाके हुआ करते हैं या फिर जो पुर्तगाली लोग हुआ करते हैं, उनका आगमन भी दर्शाता है कि किस हिसाब से लोग आते हैं, चीज़ें करते हैं। बीच में एक मेरा भी जो मुग़ल काल है वो रह रहा है, क्योंकि मुग़ल काल को मैं चाहता हूँ कि चीज़ें अभी थोड़ी देर बाद से स्टार्ट कराएं, 2 मिनट बाद से, क्योंकि जो हमारा मुग़ल है या फिर जो हमारे बड़े बड़े डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में मैं अभी एक साथ ही करवाने में ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो पुर्तगालियों का आगमन हो गया था। ये 1497 से शुरू हो करके 1529 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाती हैं, कौन कौन से आए थे, कैसे आए थे, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अब हम बातें करते हैं सबसे हमारे जो बड़े साम्राज्य हुआ करते थे जिनके बारे में मुग़ल कहते हैं। नाम से ही दोस्तों ये कुछ मंगोल से या फिर आप कह सकते हैं कि तैमूर से कॉन्टैक्ट रखते थे।
किस हिसाब से आप लोग मुगल से मंगोल, ये जो जगह है तैमूर, ये लोग कहते थे कि मैं तैमूर के ही वंशज हूँ। बाबर खुद को बताता था कि इनका जो पुराना हुआ करता था या फिर जो इसकी पुश्तैनी हुआ करती थी वो इन लोगों से ही ताल्लुक़ रखती थी, मंगोल से और तैमूर से चीज़ें उभर करके आई थी, जिस हिसाब से इनका नाम मुगल मुगल पड़ गया। इनके बारे में बातें की जाती है तो 1526 से लेकर के 1707 तक की बातें हमारे सामने दर्शाती हैं। यहाँ पर हमारे सामने बाबर उभर करके आए थे सबसे पहले किंग। अब बाबर के बारे में क्या बताऊँ दोस्तों, किस हिसाब से वो तोप के गोले लेकर के इंडिया आया था। यहाँ पर भी देखा था उसने हाथी का सामना किया था, जो इंडिया में चीज़ें उभर करके आई थी। कैसे क्या हुआ था ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे, जो कि हमारे यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, टेंशन ना लेते जाइएगा। इसी के साथ ही बाबर क्यों ज़्यादा फेमस हुआ करता था, क्योंकि अपने इन्होंने क्या किया था कि चीज़ों को अपने ही सेंटर रखी थी। मतलब ये कह सकते हैं कि यूनिक किंग के तौर पे चीज़ें आगे बढ़ाई थी। पानीपत का युद्ध लड़ा था, किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ी थी, तो इन सबको मैं अगले स्लाइड में लिखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो मुगल के बारे में अगर बातें करें तो 1526 से लेकर के 1707 तक, लेकिन 1707 से लेकर के 1750 तक की चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती है। मुगल का टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम हुआ करता था। अगर अभी जस्ट मैंने आप लोगों को टाइमलाइन के बारे में बताया था कि 1526 से लेकर के 1750 तक की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में जितने भी राजा हमारे पास आते हैं वो सब एक कमज़ोर राजा के तौर पर हमारे सामने दर्शाते हैं। कमज़ोर कहने का क्या मतलब है दोस्तों, इन लोगों, आप लोगों को भी पता है औरंगजेब के जाने के बाद में ब्रिटिशर्स लोग आ जाते हैं, किस हिसाब से कैसे क्या करते हैं ये सब हम मॉडर्न में देखेंगे। लेकिन उस टाइम के बाद भी हमारे जो राजा उभर करके आए थे उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। बहादुर शाह हुआ करते थे, कैसे आलम शाह, आलमगीर वगैरह जो भी राजा हुआ करते थे ये सब भी बताएंगे। लेकिन वो सब एक पपेट किंग के तौर पे हम मानते हैं। जिस हिसाब से ओरिजिनली जो मुगल का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो 1526 से लेकर के 1707 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाता है। बस ये पावरफुल किंग थे, इस वजह से हम लोग इनको जानते हैं। इसके बाद में भी चीज़ें हैं लेकिन उनको पपेट किंग के नाम से, कठपुतली कहते हैं, जो कि किसी के इशारों पर नाचे, वो हम इस हिसाब से उनके नाम को जानते हैं। तो 1519 से लेकर के 1526 तक का जो टाइम फ्रेम था वो आप कह सकते हैं कि बाबर इंडिया आया था, उसने लड़ाई वगैरह की थी। तो 1526 से लेकर के 2 अप्रैल, इवन आप ये कह सकते हैं हिस्ट्री में इसका डेट भी दे रखा है, 2 अप्रैल 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसके उनमें लड़ाई हुई थी। किस हिसाब से कैसे लड़ाई हुई थी, कब लड़ाई हुई थी, ये जब मैं टॉपिक में आऊँगा तब बताऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ डेट और नाम याद रखते जाइएगा। तो 1526 से लेकर के 2 अप्रैल तक की चीज़ें हमारे सामने आई थी। 1527 में हमारे सामने क्या देखी गई थी कि जो भी राजा बाबर हुआ करता था वो धीरे धीरे करके इब्राहिम लोदी हो गया या फिर जो हमारे खंडवा के जो डायनेस्टी हैं उनको हरा करके आगे बढ़ रहा था। उसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो 1530 में जो बाबर है उसकी मृत्यु हो गई थी। ये 1530 है, तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में हुआ था क्या, 1530 से लेकर के 1556 तक हमारे सामने जो हुमायूं है वो उभर करके आया था। और हुमायूं के बारे में क्या कहा जाता है कि ये उतना पावरफुल नहीं हुआ करता था, इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था। जिस हिसाब से क्या कहा जाता था दोस्तों कि हुमायूं के जाने के बाद में या फिर हुमायूं के ही दौरान में हमारा 1539 से लेकर के आप लोग कह सकते हैं 45 तक की जो बातें की जाती है ये शेर शाह सूरी के बारे में बातें की जाती हैं। मुगल एक बार में अगर बाबर आया था, हुमायूं आया था, फिर अकबर आया था, तो उसके बीच में एक लूप होल आ गया था जिसको भरने के लिए शेर शाह सूरी भैया आ गए थे, जो कि बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट होंगे उन लोगों को पता होगा किस हिसाब से इनका जो उद्गम हुआ करता था, कहाँ से ये हुआ करते थे, इनके पापा के बारे में, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर दे रखी है और ये पढ़ना भी है क्योंकि इनका जो उद्गम है वो बिहार से ही हुआ करता था। और बिहार कहने का मतलब क्या है दोस्तों, वो जो पाटलिपुत्रा है, मगध का जो क्षेत्र है, उन सबको ध्यान रखिएगा। और शायद ये भी रीज़न था जिस हिसाब से हमारा जो शेरशाह था वो इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया और एक टाइम बाद पूरे इंडिया भर में अपना जो परचम है वो फैलाने की कोशिश की जाती थी। उसी के साथ ही साथ क्या हुआ था दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 5 नवंबर आप कह सकते हैं 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर ने जो शेरशाह सूरी है उसको हरा दिया था।
कैसे हराया था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 15, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं जो अकबर ने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी 1576 में, फिर आगे बढ़ के हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, महाराणा प्रताप की जो हार हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें अकबर की जब पॉलिसी आएंगी, अकबर की जब नीति आएंगी, अकबर की जो भी सारी बातें होंगी तो उसमें मैं आराम से बताता जाऊँगा। इन सब को लेकर के टेंशन मत लीजिएगा। अकबर ने किस हिसाब से गोवा को कनकर किया था, किस हिसाब से आगे चीज़ें डेक्कन में चीज़ें आगे बढ़ाई थी, वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। फिलहाल बस जो डेट है उसको याद रखिए। 1605 से लेकर के 27 तक की जो बातें होती हैं वो हमारे जहांगीर भैया के बारे में बातें होती हैं। जहांगीर के बारे में क्या कहा जाता है, ये अपनी वाइफ के ही अंडर में रहता है, जिनका नाम नूर जहां हुआ करता था। इनके बीच एक किताब भी लिखी गई थी जो कि इनकी महानता बताती है, और जो भी फैसले हुआ करते थे वो नूर जहां ही लिया करती थी। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें हुआ क्या कि मसूलीपट्टनम में आप लोगों को एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मसूलीपट्टनम में जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो इन्हीं के दौरान आया करते थे। मतलब ब्रिटिशर्स का जो पहला आगमन हुआ करता था वो मसूलीपट्टनम में जो डेट है 1611 के आसपास हुआ करता था, इनके ही दौरान आए करते थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा 1627 से लेकर के 58 तक की बातें की जाती हैं। यहाँ पर शाहजहां जो हमारे राजा है, ताजमहल के मालिक हुआ करते हैं, वो उभर करके आए थे। इन्होंने कैसे क्या किया था, पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई की थी, जीते थे, हारे थे, कैसे किए थे। फिर उनके बाद शाहजहानाबाद हमारे सामने उभर करके आते हैं, जिनका विकास, जिनको डेवलप या फिर जिनका स्टैब्लिशमेंट इन्होंने किया था। इसके बाद ही कह सकते हैं कि जो हमारा कांधार रीजन है इस पर भी बातें की थी। जो शाहजहां के टाइम से पहले की जो बातें की जा रही है जहांगीर में, उस टाइम में ईरानियन के द्वारा जो गांधार का जो रीजन है वो हमारे पास में नहीं हुआ करता था, लेकिन शाहजहां ने उसको फिर से रिकैप्चर किया था। कैसे जीता था, कैसे हारा था, ये सारी चीज़ें देखते जाइएगा। फिर हुआ क्या कि एक टाइम पे जीता था, फिर हारा था, ये सारी चीज़ें आगे चलेंगी दोस्तों। 1658 से लेकर के 1707 तक हमारे सामने औरंगजेब आए थे। औरंगजेब के बारे में अगर मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, पावरफुल किंग तो थे ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि औरंगजेब पावरफुल हुआ करते थे। लेकिन जितनी भी पॉलिसीज अकबर की चलती आती थी, शाहजहां की चल रही थी, आप कह सकते हैं चाहे वो रिलीजियस पर बातें हों, चाहे मैट्रिमोनियल अलायंस पर बातें की जाती थी, इन सब को तोड़ करके इन्होंने, औरंगजेब ने, मतलब एक कह सकते हैं पूरे अपने इंडिया में बहुत ही गंदा खेल किया था। हर जगह को तोड़ा, हर जगह को फोड़ा, किसी की नहीं सुनता था। तो एक तरह से पावरफुल तो था ही, लेकिन चीज़ों का नुकसान बहुत ज़्यादा इन्होंने किया था। इसी के साथ ही साथ औरंगजेब के जाने के बाद में जो हमारा जो टाइम स्टार्ट होता है वो लेटर मुगल का होता है। लेकिन लेटर मुगल करवाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लेटर मुगल के टाइम में हमारे जो राजा आया करते थे उनको एक मिनट बाद में भी करेंगे। अभी हमारे सामने जो उद्गम हुआ था, आप कह सकते हैं कि जब मुगल डिक्लाइन होने की शुरुआत देखी गई थी, उसके बाद में औरंगजेब के जाने के बाद मराठाओं का विकास हुआ था। अब मराठाओं को कैसे भूल जाएं दोस्तों, जहाँ जो राजा उभर करके आते हैं, शिवाजी हो गए, शाहजी हो गए, तो ये लोगों को नहीं भूला जा सकता दोस्तों। किस हिसाब से एक छोटे से इलाके में, अगर मराठाओं के बारे में बातें की जाए तो एक छोटे से इलाके से निकल करके दिल्ली तक इन्होंने कभी सोचा था कि मैं दिल्ली तक आऊँगा, किसी रीज़न से आ नहीं पाए थे। तो वो अलग चीज़ें, आए थे नहीं आए थे, लेकिन जो इनकी महानता है या फिर जो इनके, हाँ कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पॉलिसीज़ हैं, इन सब पर डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मराठाओं के बारे में क्या कहा जाता है, मराठा एम्पायर के बारे में, तो 1626 से लेकर के 1761 तक की बातें हमारे सामने आती हैं। अब इसमें क्या देखा जाता है कि जो शिवाजी के पिता हुआ करते थे, शाहजी एक तरह से कहने का मतलब है कि शाहजी जो उस टाइम में अहमदनगर हुआ करते थे। मैंने अभी बताया कि गुजरात का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमदाबाद है, अहमदनगर है, तो अहमदनगर के नाम से जो एक जगह है वहाँ पर ये सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि राज्य की सेवा में हाजिर हुआ करते थे। उसके बाद में कह सकते हैं कि शाहजी का जो टाइम है वो 1636 से लेकर के 64 तक की बातें सामने आती है, जहाँ पर बीजापुर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों। अगर मॉडर्न टाइम में भी देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखेंगे तो बीजापुर का इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। तो बीजापुर में कैसे उनको बंदी बना लिया गया था, किस हिसाब से चीज़ें आगे चली थी।
इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो 1630 से लेकर के 80 तक हमारे पास जो शिवाजी हैं उनका उद्गम होता है। अब शिवाजी आने के बाद में क्या होता है, इनके जन्म पर क्वेश्चन आते हैं। तो 19 फरवरी दोस्तों 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म होता है। इसके बाद ही ये एक तरह से कह सकते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने धीरे धीरे करके जो आप कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ में जो अफजल खान हुआ करते थे इनको मारा था। फिर उसके बाद आदिल शाही जो हुआ करते थे अफगान मतलब जितने भी सारी चीज़ें हैं, राजा किस हिसाब से इनके जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने 1680 से लेकर के 89 तक की चीज़ें हमारे सामने देखी गई थी। यहाँ पर संभाजी हुआ करते थे। संभाजी के बारे में भी चीज़ें कुछ इस प्रकार दे रखी हैं कि ये एक कह सकते हैं कि जो इनकी हिस्ट्री बताती है कि ये जॉइंट फैमिली में रहते थे। किस हिसाब से औरंगजेब के चीज़ों में मतलब औरंगजेब के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ ही साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 1869 से लेकर के जो हमारा 1700 तक का जो टाइम फ्रेम आता है, यहाँ पर राजा राम के नाम से एक जो किंग है वो उभर करके आए थे। और ये कह सकते हैं कि ये जो संभाजी के एक तरह से बड़े भाई हुआ करते थे, संभाजी के बड़े भाई हुआ करते थे। और बाद में उनकी मृत्यु के बाद में इन्होंने ही चीज़ों को थोड़े दिन तक के लिए आगे बढ़ाया था। इसके बाद में हमारे सामने 1700 से लेकर के 1707 तक कह लीजिए हमारे सामने पेशवाओं का उद्गम हुआ था। यानी कि पेशवाओं का जितनी भी सारी चीज़ें देखते हैं कि उसमें ताराबाई हुआ करती थी, या फिर आप कह सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ के नाम से एक राजा आए थे, पेशवा बाजीराव प्रथम आए थे। तो 1707 तक पेशवाओं का जो उद्गम हुआ था वहाँ पर चीज़ें उभर करके आई थी। उसके साथ ही साथ क्या देखा गया था दोस्तों कि हमारे सामने 1708 में जो कह सकते हैं कि छत्रपति का जो नाम है या फिर छत्रपति की रूप में जितनी भी सारी चीज़ें उभर करके आई थी उनका जो उद्गम हुआ था हमारे औरंगजेब के जाने के बाद में इनको लोगों ने ऊपर उठाया कि चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगे। तो छत्रपति के नाम से चीज़ें कुछ इस हिसाब से आई थी कि छत्रपति रूप से शाहू जी जो है महाराज है उनका राज्य अभिषेक हुआ था, चीज़ें उभर करके आई थी। इसके साथ ही साथ क्या देखा जाता है हमारे पास 1713 से लेकर के 20 तक की बातें हो रही हैं, कुछ इस हिसाब से होती हैं कि याद रखिएगा दोस्तों पेशवा के जो बालाजी विश्वनाथ है उनका उद्गम होता है। अब 1720 के बाद में हमारे सामने 1720 से लेकर के 40 तक की जो बातें होती हैं वो बाजीराव के बारे में होता है। वो बाजीराव सिंघम नहीं, ये जो बाजीराव हुआ है वो पेशवा का जो बाजीराव हुआ करता है फर्स्ट, वो यहाँ पर उभर करके आता है। इसी के साथ ही 1740 से लेकर के 61 तक की बातें हमारे सामने आती हैं। तो ये बाजीराव फर्स्ट हुआ करते थे। यहाँ पर एक और बार यहाँ पर बालाजी बाजीराव के नाम से फेमस होते हैं। तो ये जितने भी नाम हैं याद रखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। उसके बाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों। पानीपत के पहले और दूसरी लड़ाई के बारे में सब जानते हैं क्योंकि वो मुगल में हुआ था और मुगलों के ही इर्द गिर्द में रहा था। तीसरी लड़ाई के बारे में बातें करें कि जो मराठाओं और जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे उनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो ये मान करके चलिए जो उसका डेट दे रखा है वो 14 जनवरी 1761 में लड़ाई दे रखी है। तो तीसरी लड़ाई कुछ इस हिसाब से हुई थी। और इसके बाद में ये लोगों को हारने के बाद में इनका जो डिक्लाइन फेज है वो स्टार्ट हो चुका था। तो 1761 से लेकर के 1772 तक के सामने बातें होती हैं। तो यहाँ पे पेशवा के माधव राव आए थे, ये याद रखिएगा दोस्तों। माधव राव क्यों फेमस हुए थे, कैसे फेमस हुए थे, ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे। बहुत ही छोटी उम्र में 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो राज्य का जो एक कह सकते हैं कि अपने सर ले लिया था। किस हिसाब से जो इससे पहले के जो राजा हुआ करते थे जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था जिनका नाम आप कह सकते हैं कि जो छोटे बेटे हुआ करते थे माधव राव, ये सारी चीज़ें आगे बताते जाएंगे। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ें तो 1772 में हमारे सामने नारायण राव के नाम से एक राजा फेमस हुए थे। नारायण राव के बारे में चीज़ें आई थी। रघुनाथ राय थे,
ये सारी चीज़ें दोस्तों दर्शाएंगे किस हिसाब से चीज़ें हमारी आगे चल रही हैं। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 1796 से लेकर के 1884 तक की बातें, 1848 तक की बातें की जाती हैं। यहाँ पर बाजीराव सेकंड आए थे, बाजीराव सेकंड आए थे दोस्तों, याद रखते जाइएगा। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं आज के लिए मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मैंने आज मेडिवल स्टार्ट किया और मेडिवल स्टार्ट करने के बाद में जितने भी दिल्ली सल्तनत पर बातें हो रही हैं उसके साथ अदर प्रोविंसेस की बातें होते होते के साथ ही हमने जो हमारे मुगल हुआ करते हैं उनको देखा, मुगलों के बाद में हम लोगों ने मराठाओं को देखा। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और इसी को हम कल जो हमारा एक टाइम फ्रेम की बातें रह गई हैं जो कि लेटर मुगल जो लोग हैं जो कि लेटर के मतलब 1707 से लेकर के 1750 तक की बातें सामने आती हैं, उन राजाओं को करा करके सारी चीज़ें ख़त्म करके फिर हम लोग कल से ही जो हमारा मेडिवल का जो ओरिजिनल जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो करते करते के साथ ही ख़त्म करते जाएंगे। ज़्यादा टाइम मेडिवल में नहीं लूँगा क्योंकि मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो आप लोगों को जिस तरह से एंशिएंट में मैंने करवाया, चीज़ें समझ में आई, उसी हिसाब से यहाँ पर भी करवा करके चीज़ें ख़त्म करके जाऊंगा। मेडिवल मेरा फेवरेट है दोस्तों। चीज़ें मतलब फेवरेट होने का मतलब ये है जितनी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें बस लिखते जाइएगा, दिमाग में बिठाते जाइएगा और फिर देखिएगा पेपर कैसे क्लियर नहीं होता। इसके बीच में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ।